यहाँ पर इस मौके पर तमाम अहबाब का मैं फरोग उर्दू फोरम नांदेड़ और इक़रा मैगज़ीन की तरफ से खुतबात खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम की नोयत और ग़ज़वाइयत इस पर रोशनी डालने के लिए इब्तिदाई कलमात लेकर आ रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सदर शोबा उर्दू NSB कॉलेज नांदेड़, फरोग उर्दू फोरम के जो है सदर मोहतरम भी है। लिहाजा उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने इस प्रोग्राम की पेश करें। सबसे पहले तो जो है मैं जो है इक़रा का जो है से मशहूर हूँ कि उन्होंने जो है फोरम को जो है आज के इस प्रोग्राम के लिए मौजूद किया और इक़रा और फरोग़ उर्दू फोरम की जानिब से जो है इस प्रोग्राम का जो है किया जा रहा है। मैं जो है आज इस नशिस्त अदबी नशिस्त और रस्म इजरा खिलाफ का जो होने जा रहा है उसके सदर मोहतरम बहाउद्दीन एडवोकेट साहब का मशकूर हूँ कि सेहत उनकी ठीक नहीं है, वलील है, लेकिन फिर भी हमारी गुजारिश पर जो है उन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया, उसके लिए सर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं जो है रोज़नामा बरक़त ताज़ा के मुदीर मोहम्मद तक़ी साहब जो कि कल ही एक प्रोग्राम में जो है मौजूद थे, वो भी जो है अपनी गुनाह मसरूफियत के बाद जो है यहाँ पर शरीक हुए। तक़ी साहब मैं आपका मशकूर हूँ। और मेरे हरदी नज़ीर दोस्त डॉक्टर सैयद नूरुल अमीन, असिस्टेंट प्रोफेसर शाहरा कॉलेज परभनी, जो कि मेरी ख्वाहिश थी कि वो जो है इस किताब के रस्म इजरा में मौजूद रहे और इज़हार ख्याल करें। मेरे एक कॉल पर जो है उन्होंने मेरी बात पर जो है लबैक कहा और सफ़र की सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी मशकूर हूँ। और यहाँ पर जो मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा इनकी किताब का रस्म इजरा होने जा रहा है, मैं अपने नेक तमन्नाएँ ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि ये जो है किताब का रस्म इजरा यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा मैं जो है ये बताता चलूँ कि फरोग़ उर्दू फोरम का जो है क़याम जो अमल में आया, हमारे सरपरस्त मोहतरम गिलानी साहब की यहाँ पर जो है कि मेरी नौजवान जो है नस्ल जो है वो जो है तालीम से थोड़ा सा दूर होती जा रही है। उन्हें तालीम का रुझान को चढ़ाने के लिए कुछ ऐसी जो है एक्टिविटीज़ जो है जो नशिस्तें हैं, शायरी शेरी नशिस्तें, अदबी नशिस्तें होती रहे, ताकि जो है नौजवानों को जो है उससे जो है जो नौजवान नस्ल जो है जुड़ी रहे। उसके अलावा जो है किताबों से शरफ पैदा करने के लिए जो है लाइब्रेरियों का क़याम, महिला लाइब्रेरी, जैसे कि आपको बताइए कि हमारे हदी दोस्त जो है डॉक्टर अलीशर रहमान साहब ने जो है उसकी पहल भी करती है और पूरे महीने में जो है महिला लाइब्रेरी का जो है उन्होंने क़याम अमल में ला चुके हैं। सबसे अहम बात ये रही कि जो इंटरनेशनल जो नक़ाद है सैयद तक़ी आबिदी, उन पर हमने सेमिनार लिया, बहुत ही कामयाब सेमिनार रहा। उस मौके पर डॉक्टर सैयद शुजात अली की किताब की रस्म इजरा भी हुई और मेरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर सैयद नूरुल अमीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। तो इस लिहाज से जो है जो अदबी जो नशिस्तें हैं, शेरी नशिस्तें हों या अदबी नशिस्तें, उसका इनेकाद जो है अमल में लाया जा रहा है और हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है पार्टिसिपेट हों। और यहाँ पर हमारे जो है इस फोरम के जो है मुहर्रिर जो हैं सरपरस्त हमारे अब्दुल मलिक निज़ामी साहब, मोहम्मद तक़ी साहब, बहाउद्दीन एडवोकेट साहब, इन लोगों से हमको तहरीक मिलती है। तक़ी साहब तो हर वक्त जो है हमको जो है मुख्तलिफ मशवरे देते रहते हैं, उस पर हम लोग अमल करते हुए जो है फरोग़ उर्दू फोरम की कार्रवाई वो आगे बढ़ाते रहते हैं।
आज का जो ये किताब की रस्म इजरा है उसमें जो है यानी शाहिद जमाल साहब, वासिल हुसैनी, आबिद हुसैनी साहब लखनऊ से तशरीफ़ फरमा है, हमजा हुसैनी साहब लखनऊ से, ये लोग जो है आपके जो इब्न सफ़ी की जो पर इनका काफ़ी काम है और उस पर ये लोग इज़हार ख्याल भी करेंगे। और साथ ही हमारे जो मुदीर आला बरकत आला मोहम्मद तकी साहब जो है और डॉक्टर सैयद नूरुल अमीन साहब शारदा कॉलेज वो भी इज़हार ख्याल करेंगे। तो लिहाजा जो है मैं फिर से एक मरतबा जो है इस इफ्तिताही कलमात जो है मुझे मौका फराहम किया गया इसके लिए मैं मशकूर हूँ। और यानी फिर से एक मरतबा तवज्जो साहिबा को अरब का पहला और आखिरी आदमी इस किताब के रस्म इजरा पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात उर्दू के हवाले से सोशल मीडिया और बरकी दुनिया में एक इख्तिलाफ बरपा है। बहुत से शहरों में छोटे छोटे ग्रुप्स उर्दू की तरक्की के लिए, उसकी तरवीज के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें शहर में कोई नहीं जानता, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर वो अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा पिछले दिनों बरकी रिसाला महनामा इक़रा के तौर पर सामने आया है, जिसका तारुफ खुद जो है उसके मुदीर अथर कलीम अंसारी साहब आपके सामने रखेंगे। इक़रा ई मैगजीन इसका तारुफ लेकर आ रहे हैं मुदीर रिसाला अथर कलीम अंसारी साहब। आज से करीब 4 साल पहले सऊद उस्मानी साहब का एक शेर जो है मैं कहीं पढ़ा था कि कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इसकी। इस शेर से मुझे बिल्कुल बेचैन कर दिया था कि मैं जब अपने आप को देखता था कि मैं पीडीएफ के अलावा किताबें नहीं पढ़ सकता। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किताब जो है तो हार्ड कॉपी में पढ़ लूँ। तो इस वजह से एक जो तो सोच जहन में आई कि ऐसा क्या किया जाए कि जो आज की नौजवान नस्ल है वो उर्दू को पढ़ना जारी रखे, न सिर्फ पढ़ना जारी रखे बल्कि उसके लिए कुछ काम भी करे। इसी सोच के साथ मैंने अपने उस्ताद और महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ शायर मीर अफसाना निगार सादिक अदर साहब से मशवरा किया, रहनुमाई की, और उनकी रहनुमाई में हम लोगों ने जो तो दिसंबर 2019 में महानामा इक़रा के नाम से एक बरकी रिसाला जारी किया। दिसंबर 2019 से आज दिसंबर 2021 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसाले को जो शोहरत मिली, जो पसीराई मिली, वो नाकाबिले बयान है। शुरुआत में हम लोग जो तो इसको इस रिसाले को पीडीएफ फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाते थे व्हाट्सएप वगैरह पर सेंड करके, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि फिर इसको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग दिलचस्पी इसमें जाहिर कर रहे हैं, इस चीज़ का हम लोगों को अंदाज़ा कैसे हो। तो हमने इसकी एक सूरत ये निकाली कि दिसंबर 2020 में हमने इक़रा का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। दिसंबर 2020 में वेब पोर्टल लॉन्च करने के बाद हमने पीडीएफ लोगों को भेजना बंद किया और इक़रा को जो तो वेब पोर्टल पर अपलोड करना शुरू किया। तो हम लोगों को जो तो हर माह फिर मालूमात मिलने लगी कि इस महीने इतने लोगों ने इक़रा को देखा है, इतने लोगों ने डाउनलोड किया है और इतने लोग उस तक पहुंचे हैं, वेबसाइट तक कम से कम पहुंचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर माह तकरीबन 3500 से 4000 के दरमियान जो यूजर अभी हैं हमारे। हर महीने पूरी दुनिया में जो है तो इक़रा को 4000 तकरीबन लोग जो है तो देख रहे हैं और इंशाअल्लाह इसकी तादाद आगे और बढ़ेगी। इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। इस महीने दिसंबर 2020 में हम लोगों ने जो तो इक़रा का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है, जिस पर ये प्रोग्राम लाइव नश्र भी होगा और बाद में इसकी रिकॉर्डिंग जो तो अपलोड भी की जाएगी। कि हम लोगों का जो सोचना है, हम लोगों की जो सोच है कि हर साल जो तो इक़रा में कुछ बेहतरी के लिए हम लोग कदम उठाएं। जैसे दिसंबर 2019 में हम लोगों ने रिसाला लॉन्च किया, दिसंबर 2020 में हम लोगों ने वेब पोर्टल लॉन्च किया और दिसंबर 2021 में हम लोगों ने अब यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह आइंदा सालों में भी जो तो हम लोग इसको जो है तो आगे की तरफ बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और इसमें मैं खुसूसन जो है तो एक जिक्र करना चाहूँगा कि नांदेड़ से बहुत से लोग ने
मुल्की सतह पर और बैन अवी सतह पर कई लोगों का जो तो इस तरह ताउन मिला है, बेलौस ताउन मिला है कि हम लोग जो तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। जैसे कि हमारे जो तो कुछ मुस्तकिल लिखारी है जो मुल्क के बड़े नामवर नाम हैं कि रुखसाना नाजरीन साहिबा हैं बिदर से, जिनकी 4 किताबें बेंगलोर उर्दू एकेडमी से छप चुकी हैं। वो इकरा की मुस्तकिल लिखारी हैं। इकरा के दिसंबर 2019 से लेकर नवंबर 2021 तक के शुमारों में एक भी शुमारा ऐसा नहीं है जिसमें रुखसाना नाजरीन का कोई अफसाना शायद ना हुआ। इसी तरह तबस्सुम हिजाजी साहिबा हैं और मिर्जा सोहेब इकराम साहब हैं जो हर खुसूसी शुमारे का खुसूसी मजमून ये दोनों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों का खुसूसी शुमारे का पैटर्न ये है कि हम लोग हर 3 माह के बाद जो तो एक किसी शख्सियत पर उसका खुसूसी शुमारा शाये करते हैं कि उसको जो है तो किसी शख्सियत से मंसूब किया जाता है और उसके बारे में तफसीली मालूमात भी होती है। उसके फ़न और उसकी शख्सियत पर तहकीकी मज़ामीन होते हैं और ये तहकीकी मज़ामीन का जिम्मा मोहतरमा तबस्सुम हिजाजी और मिर्जा साहिब इकराम साहब ने जो तो उठाया है। नेज़ अब इसके बाद जो हम लोगों के आइंदा जो प्रोग्राम है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी जो उर्दू ख़ास तौर पर उर्दू अदब में जो मुर्दा परस्ती की एक रिवायत बन चुकी है कि हम लोग जो है तो जो गुजर गए हैं उन्हीं का जो तो मतलब क्या कहेंगे उसे कि उन्हीं के कसीदे पढ़ना जो तो हम जानते हैं सिर्फ। तो हम लोगों ने अभी ये पैटर्न डिसाइड किया है कि अब से इंशाल्लाह हर तीसरा शुमारा इकरा का जनवरी 2021 से जब जनवरी 2022 से जब उसकी नई जिल्द शुरू होगी तो हर तीसरा शुमारा इंशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत पर होगा जो अभी हयात हैं और अदबी फील्ड में उनके कुछ कारनामे हैं और बाकायदा उनको एजाज के साथ वो शुमारा उन तक पहुंचाया जाएगा। उसकी एक लॉन्च इवेंट जिस तरह अभी इस किताब का लॉन्च इवेंट हो रहा है उसी तरह एक लॉन्च इवेंट होगा और उसको जो है तो शुमारा जो है तो उन लोगों तक जो है तो पहुंचाया भी जाएगा, उन्हें साहिब एजाज के तौर पर बुलाया भी जाएगा। ये इंशाल्लाह हम लोगों के अज़ाइम हैं और इसमें जो है तो खुसूसन नांदेड़ के अफराद से जो तो मेरी गुजारिश है कि मुझे इसमें ताउन की ज़रूरत है कि मुझे जो है एक ऐसी टीम चाहिए जो हम वक्त जो तो मुझे मतलब एक दुरुस्त रहनुमाई भी कर सके, नेज़ जो है तो मुझे ताउन भी कर सके। तो ताउन इस तरह के मुझे जो है तो मैं अदबी नांदेड़ की खुसूसन अदबी शख्सियात से उतना वाकिफ़ नहीं हूँ। नांदेड़ से रिसाला निकलता है मगर अभी तक जो है तो ऐसा हुआ है कि शायद चंद शुमारे ऐसे जिसमें नांदेड़ की मौजूदगी जो है तो जाहिर हो रही है कि मुझे नांदेड़ से कोई मतलब ना अफसाने मिलते हैं, ना कोई तखलीक मिलती है, ना नज़्म, ना गज़ल। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नांदेड़ की अदबी शख्सियात का जो तो इसमें ताउन हासिल हो कि मुझे जो है तो नांदेड़ से तख्लीकात मिले जो इकरा की जीनत बन सके, जो इकरा की जीनत बढ़ा सके। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ में भी जो है तो मतलब आला पाए के नस्ल निगार भी हैं और मारूफ और मशहूर जो तो शोराए कराम भी हैं। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल जो है तो जब उनकी तख्लीकात इकरा में शाये होगी तो इकरा की जीनत जो है तो उससे बढ़ेगी और वो इकरा की जीनत में इजाफे का सबब बनेगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि खुसूसन नांदेड़ के अफराद जो तो मेरा इसमें ताउन करेंगे। इब्ने सफी एक ऐसा नाम जो पिछली कई दहाइयों से जो है लोगों के सर चढ़कर उसका जादू बोल रहा है और इसी का समर है सिर्रे अदब का पहला और आखिरी आदमी। इसके मुसन्निफ हैं सोहेब इकराम और मोहतरमा तबस्सुम हिजाजी साहिबा। हमारे दरमियान तबस्सुम हिजाजी साहिबा हैं तो इनका शख्सी वो तहरीकी तारुफ लेकर आपके रूबरू आ रहे हैं शाहिद जमाल। मैं गुजारिश करता हूँ शाहिद जमाल साहब से कि वो मोहतरमा तबस्सुम हिजाजी साहबा का शख्सी वो तहरीकी तारुफ पेश करें। जनाब मोहम्मद बाबुद्दीन साहब और मेहमान एजाजी तबस्सुम हिजाजी साहिबा और दीगर हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए यह एजाज़ की बात है कि आज मुझे इस महफिल में इज़हार ख्याल का मौका फराहम हुआ जो मेरे महबूब मुसन्निफ के नाम पर आरास्ता की गई है। इसके लिए अतहर भाई और उनके मोमिनीन नीज़ माहनामा इकरा और फ़रोग़ उर्दू फोरम नांदेड़ का बेहद शुक्रिया, जिनकी कोशिशों से मेरा शुमार उन खुशबख्तों में हुआ जिन्हें आज यह हैरत अंगेज़ खुशी का पल मैसर हुआ। इब्ने सफ़ी का फ़न इतना वसी है कि उसे चंद मिनटों की गुफ्तगू में नहीं समेटा जा सकता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मोहब्बत का हक़ अदा कर सकूँ। इब्ने सफ़ी न सिर्फ अपने आज के नब्बाज थे बल्कि वो इख्तिराई ज़हन के भी मालिक थे। यही वजह है कि उनके नावलों में उस बात की जुज़ियात के साथ साथ
मुस्तकबिल की पेशेन गोइयाँ भी मौजूद हैं। इब्न सफ़ी व उनकी तहक़ीक़ात पर गुज़श्ता 10 बरसों में बहुत सी तहरीर लिखी गई, जिनमें चंद तहक़ीक़ी और चंद तासुराती नौइयत की रही हैं। तहक़ीक़ की बात करें तो हिंद पाक की कई जामियात में उसूल ज़वाबित के तहत मेयारी व तहक़ीक़ी काम हुआ, जबकि इब्न सफ़ी के मत्ताहीन के ज़रिए अक्सर व बेशतर तासुराती तहरीरें मंज़र आम पर आती रही हैं। उन तहरीरों में अक़ीदत, मोहब्बत और जज्बातियत की कारफरमाई नज़र आती है, जिसकी वजह से तासुराती नौइयत की तमाम तहरीरों में यकसानियत सी नज़र आती है। इब्न सफ़ी का फ़न कई असनाफ पर मुश्तमिल है। उनकी तमाम तहरीरों को अगर तनक़ीद के उसूल और फ़न के मीज़ान पर परखा जाए तो यकीनन उनके ऐसे नित नए ज़ाविये सामने आएंगे जो अभी तक हम सब की नज़रों से पोशीदा हैं। उनकी तहरीरों में किरदार निगारी, मंजर निगारी, मुकालमा निगारी और तंज़ो मिज़ाह के अलावा भी बहुत कुछ है। उनमें मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ, मुआसिर आज का समाजी, सियासी व माशरती पस मंज़र, जराइम की वजूहात और सद्देबाब के साथ तक़सीम के बाद पैदा होने वाली कशमकश का अक्स भी वाज़ेह तौर पर देखने को मिलता है। आज की यह तकरीब इब्न सफ़ी की 2 मदगाहों मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी और जनाब मिर्ज़ा सोहेब इकराम की किताब सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी की रस्म इजरा के सिलसिले में मुनाकिब की गई है। यह किताब इब्न सफ़ी के नावलों व किरदारों पर किए गए चंद तासुराती व तज़कियाती तबसरों का मजमूआ है। तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सैन फ्रांसिस्को में जॉब करती हैं। इसके बावजूद वो उर्दू की तरवीज के लिए कोशा रहती हैं, जिसका अमली सबूत उन्होंने उर्दू देश वेबसाइट बनाकर दिया है। उर्दू अदब और शायरी से उनकी दिलचस्पी स्कूल के दौर में शुरू हुई और अब तक कायम है। आलमी अदब व फ़नून लतीफ़ा की तमाम इक़साम व असनाफ़ पे गहरी नज़र रखती हैं। दियार गैर में रहते हुए भी वो अपनी ज़ुबान और सकाफ़त से जुड़ी हुई हैं और किसी न किसी शक्ल में उर्दू अदब में कुछ न कुछ करने का जज्बा जिंदा रखे हुए हैं। उनके इसी जज्बे, हिम्मत और हौसले की जिंदा मिसाल उनकी किताब सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी है। मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी एक सुलझी हुई शख्सियत की मालिक हैं। संजीदगी, मतानत, रसान उनकी शख्सियत का जुज़्व लाज़िम है। इब्न सफ़ी की तहरीरों पर उनके तबसरे और पुरमख्त दलाइल उनकी ज़हानत का मुबोलता सबूत है। नावलों को परखने का उनका मुनफरिद ज़ाविया नज़र उनको आम कारी से मुमताज़ करता है। उनको कारी के बजाय अब मुसन्निफ़ कहना ज़्यादा मुनासिब है। तबस्सुम हिजाज़ी अपना एक मखसूस अंदाज रखती हैं। इब्न सफ़ी के कई शाहकार नावल की मुकम्मल जिल्दों के बसीरत अफरोज़ तबसरे भी कर चुकी हैं, मसलन 3 सन की, परछाई सीरीज़, हीरो लैंड की तलाश, एटलावा वगैरह। उमूमन कदर तवील तबसरे में नावल का बहुत से पहलुओं से जायज़ा लेती है, जो कि पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और नित नए ज़ावियों से रोशनास कराता है। जनाब मिर्ज़ा सोहेब इकराम का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है। वह एक उभरते हुए नौजवान कलमकार हैं। उर्दू अदब से खास शगफ होने की बिना पर मुसलसल लिख रहे हैं। सोहेब इकराम संजीदा व इल्मी शख्सियत के मालिक हैं, जिसका अंदाज़ा हमें उनकी मुख्तलिफ तहरीरों से होता है, जो अक्सर बेशतर अखबारात व रसायल में शाया होती रहती हैं। इब्न सफ़ी के अलावा कई मौज़ूआत पर वो खामा फरसाई कर चुके हैं। मुल्क व बैरून मुल्क के कई रसायल व जरायद में उनकी कहानियाँ, कालम, मज़ामीन, नावल और मुख्तसर अफ़साने शाया होते रहे हैं। फ़िलहाल उनका नावल उम्मीद बाकी है सिलसिलेवार शाया हो रहा है। इब्न सफ़ी का मुताला उनका शौक़ है और इस शौक़ की पहली कड़ी उनकी यह किताब है, जो इब्न सफ़ी की अज़मत का एतराफ़ भी है और उनकी तहक़ीक़ात का नाक़दाना जायज़ा भी। मिर्ज़ा साहब सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी के अलावा इब्न सफ़ी पे मज़ीद तहक़ीक़ी काम भी कर रहे हैं। उनकी तहरीरों में अदब की चाशनी के साथ साथ नाक़दाना सबूत भी मिलता है। मज़कूरा किताब में तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा के 12 मज़ामीन और जनाब सोहेब इकराम के 23 मज़ामीन शामिल हैं, जबकि दोनों के मुश्तरका मज़ामीन की तादाद 4 है। ये तमाम मज़ामीन एक कारी के नज़रिए से लिखे गए हैं, लिहाजा उनमें तासुराती ज़ाविया तहक़ीक़ी ज़ाविया की निस्बतन ज़्यादा वाज़ेह है। उम्मीद है अगले एडिशन में तहक़ीक़ के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद इज़ाफ़े किए जाएंगे। मैं इन दोनों मुसन्निफ़ीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इब्न सफ़ी से अपनी मोहब्बत का ऐसा सबूत पेश किया जो कागज़ के सफ़हात पर अमर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम शाहिद जमाल साहब। इब्न सफ़ी, इनके नाम से कई अंजुमने हैं। कई लोगों ने इनको पढ़ कर के पढ़ना सीखा, इनको पढ़ कर के लिखना सीखा और इनकी कलम का जादू ऐसा है कि वो अब तक बोल रहा है।
اور اسی کا اثر ہے کہ کئی نوجوان اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہ پچھلے کئی دہائیوں پہلے کی بات تھی جب ابن صفی تھے، ان کا زمانہ تھا، اس کے بعد جو ہے ان کے ناول تھے اور لوگ اس کے دیوانے تھے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ختم ہوئے، وہ لوگ ختم ہوئے جو ابن صفی کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اس قلم کار کا جادو تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پھر سے زندہ کیا اور وہ کئی نوجوانوں کے دل میں آج بھی دھڑک رہے ہیں۔ دا گریٹ ابن صفی فینس کلب کا تعارف واصل حسینی صاحب آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دا گریٹ ابن صفی فینس کلب۔ حامد مصلی نام بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب اور اس بزم کی اعزازی شخصیت محترمہ تبسم اعجازی صاحبہ اور دیگر مہمان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تسیم تبسم اعجازی صاحبہ اور مرزا سہیل کرام صاحب کی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ماہنامہ اقرا فروغ اردو فورم اور عطل کلیم انصاری و معاونین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس محفل میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے توسط سے بر صغیر ہند و پاک کے مداحین ابن صفی ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں، جس پہ میرا موضوع ہے ابن صفی ایک عہد اور دی گریٹ ابن صفی فینس کلب۔ ابن صفی ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے جو اثرات سے پر ہے۔ ابن صفی نے مختلف ناموں سے مختلف اصناف میں قلم آزمائی کی۔ تغرل فرقان اور سرگی سولجر کے نام سے جہاں انہوں نے طنز و مزاح لکھا، وہیں اسرار احمد کے نام سے ایسے پائے کی شاعری کی جو آج بھی صفیانوں کے دلوں میں رچی بسی ہے۔ انہوں نے ابن صفی کے نام سے جو جاسوسی ادب تحریر کیا وہ اردو ادب کی طرف سے سری ادب کی عالمی پیمانے پر نمائندگی کرنے کی مجوزہ خصوصیات کا حامل ہے۔ حالانکہ ابن صفی نے 245 ناول لکھے، مگر ان کو ان کا مقام دلانے کے لیے ان کے کوئی بھی 10 ناول کافی ہیں۔ جس وقت ابن صفی نے لکھنا شروع کیا اس دور میں انگریزی کے تراجم اردو میں مقبول تھے۔ تباذات دکھاری فحاشی پر مبنی ناول چھاپ کر اپنی جیبیں پر کر رہے تھے۔ اردو میں فی زمانہ ایسا عدم مفقود تھا جو نوجوان نسل کی ذہنی تربیت میں معاون ہوتا، ان کو صاف ستھری تفریح فراہم کرتا، ان کو ایسی دنیا کی سیر کراتا جس کی رنگینی میں ڈوب کر جن زدہ دہروں کو بےہودہ عادت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عشق و معاشرے کے قصوں سے وہ ایسے بھڑکتے جیسے کوئی گناہ کر رہے ہوں۔ ایسے دور میں ابن صفی نے اردو کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور پھر وہ لازوال خدمت انجام دی جس سے اب تک کم از کم 3 نسلیں فیضیاب ہو چکی ہیں۔ ابن صفی کے مداح ساری دنیا میں موجود ہیں۔ اکثر ابن صفی اپنے ناولوں کے پیش رفت میں اپنے قارئین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے ناولوں میں قلمی دوستی کا ایک کالم ہوا کرتا تھا جس کے توسط سے قارئین ایک دوسرے سے مربوط تھے، مگر ابن صفی کی وفات کے بعد سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ کوئی ایسا ذریعہ باقی نہ رہا کہ جس سے مداحین ابن صفی، جن کو صفیانے کہا جاتا ہے، آپس میں رابطہ کرتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے خیالات سنتے اور ناولوں سے متعلق اپنی پسند، ناپسند اور دیگر معلومات کا اشتراک کرتے۔ نئے زمانے میں اس تعلق کو استوار کرنے کی آسانیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آج سے 7 سال قبل سوشل میڈیا پر دی گریٹ ابن صفی فینس کلب نام کا گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ گروپ کا تعارف کرانے سے قبل میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے اس گروپ کے خالق ہمارے برادر اکبر سید اسد عادل حسینی کا تعارف پیش کر دوں۔ آپ کا نام سید اسد عادل حسینی ہے، اتر پردیش کے صنعتی شہر کانپور سے تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی۔ تعلیمی لیاقت MBA ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک موبائل اور کمپیوٹر شاپ کے اونر ہیں۔ چونکہ گھر کا ماحول دینی اور ادبی قسم کا ہے اور بچپن سے ہی افراد خانہ کے ہاتھوں میں ابن صفی کو دیکھا ہے، اس لیے ہم سب کا ابن صفی سے تعارف موروثی کہا جا سکتا ہے، اور ہم سب نے بچپن سے ابن صفی کو بارہا پڑھا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ہم سب کو دیگر فضولیات سے بچانے کے لیے صرف اور صرف ابن صفی صاحب کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہم سب ابن صفی کو پڑھے جا رہے ہیں اور صفیانہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ابن صفی کے علاوہ اردو، ہندی اور غیر ملکی ادب کے بہت سے مصنفین کو پڑھا، لیکن جو رنگ، چاشنی، سلاست روی، جملوں کا انتخاب، طنز و مزاح، جدت طرازی اور برجستگی ابن صفی کے تحریروں میں تھی، وہ کہیں اور شاذ ہی ملی۔ گروپ کے حوالے سے اسد بھائی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ابن صفی کو پڑھنا شروع کیا تو دل چاہتا تھا کہ اپنے خیالات دوسروں سے شیئر کیے جائیں
और दूसरों की मालूमात से फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन आसपास का माहौल कुछ इस किस्म का था कि लोग नावल और कहानियाँ पढ़ना तो दरकिनार, लिखना पढ़ना भी कम जानते थे। मुताले का शौक मफकूद था। इस चीज़ को मैंने शिद्दत से महसूस किया। दिमाग में लावा सा पकता रहा। जब उसकी कोई सूरत न निकली तो ये लावा अल्फाज की शक्ल में औरात पर मुंतकिल होना शुरू हुआ। मैंने अपने सफ़ी की तर्ज पर अपने कुछ किरदार तश्कील दिए और अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। धीरे धीरे कहानियों की तादाद बढ़ने लगी। 4 साल के अरसे में 15-16 नावल लिख डाले, मगर वो सुकून फिर भी न मिल सका जिसकी जहन को तलाश की। इसी दरमियान बिरादर असगर सैयद वासिल हुसैनी ने एक मुद्दा जायज़ा सुनाया कि फेसबुक पर इब्न सफ़ी के हवाले से खासा मवाद मौजूद है। उन दिनों में फेसबुक से बहुत चिढ़ता था। फेसबुक पर मौजूदगी को वक्त की बर्बादी कर जानता था। मगर इब्न सफ़ी के हवाले से जब फेसबुक का जिक्र सुना तो पहली बार बेहद खुशी हुई। आनन फानन में एक आईडी बनाकर फेसबुक पर ज्वाइन किया और ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो इब्न सफ़ी के मद्दाह हों। जल्दी कामयाबी मिली और मैं एक ऐसे ग्रुप तक पहुंचने में कामयाब हो गया जहां मुतअद्दिद मद्दाहीन इब्न सफ़ी मौजूद थे। इसी ग्रुप पर फरजंदाने इब्न सफ़ी अहमद सफ़ी साहब से भी मुलाकात हुई। उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गया। मैं खासा अर्सा उस ग्रुप का मेंबर रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रुप इंतशार का शिकार हुआ और मद्दाहीन इब्न सफ़ी का वहाँ आना जाना कम हो गया। कुछ ही दिन बाद वो ग्रुप बंद हो गया। मैंने पहले तो ये कोशिश की कि बिखरे हुए सफियानों को जमा करके उसी ग्रुप तक महदूद रहूं, लेकिन वहाँ के एडमिन हज़रात अब इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं रही कि ग्रुप मेंबर्स को मुत्तहिद रखा जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कई दिन तक इसी उधेड़-बुन में निकल गए। फिर सोचा कि क्यों ना खुद ही ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसका मैं खुद मुंतज़िर हूँ। ये ख्याल आते ही द ग्रेट इब्न सफ़ी फैंस ग्रुप की बुनियाद डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप फेसबुक पर गुज़िश्ता 7 साल से रोज़ अव्वल की तरह मकबूल और मुतहर्रिक है। 4000 से ज़ायद सफियाने और महफिल के शुरका हैं। हमने रोज़ अव्वल से इस चीज़ का खास ख्याल रखा है कि हमारे ग्रुप में दोस्ताना माहौल बरकरार रहे। नीज़ हमारी ये कोशिश रही है कि तमाम मेंबरान और शुरका का आपसी ताल्लुक एक फैमिली की तरह हो। हमारी इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए फर्जंदे इब्न सफ़ी मोहतरम अहमद सफ़ी ने हम तमाम शुरका के लिए सफियाने का नाम तजवीज़ किया, जिसे मोहतरम अतहर कलीम भाई की जानिब से पेश किया गया था। और वो दिन है और आज का दिन हम तमाम एक दूसरे को सफियाने पुकारते हैं। सफियाने का लफ़्ज़ ना सिर्फ हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है बल्कि तमाम शुरका से आपसी अक़ीदत व मोहब्बत का बेलौस इज़हार भी है। आखिर में मैं मानामा इक़रा और फ़रोग़ उर्दू फ़ॉर्म नांदेड़ की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए इस किताब सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी के रस्म इजरा के मौके पर द ग्रेट इब्न सफ़ी फैंस क्लब इंतज़ामिया व मेंबरान और हुसैनी बिरादरान की जानिब से मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी और मिर्ज़ा सुहैब इकराम साहब को एक बार फिर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्रे अदब का पहला और आखिरी आदमी, इस किताब का उन्वान ही अपने आप में मुकम्मल तारुफ और हमारे लिए शहरियान नांदेड़ के लिए, फरोग उर्दू फोरम के लिए और उर्दू के तमाम चाहने वालों के लिए यह खुशी का मौका है कि आज इस किताब के 2 मुसन्निफीन में से एक मुसन्निफा यहाँ पर मौजूद है, मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा। तो आज मैं अपने आप को और आप तमाम की यहाँ मौजूदगी में इस किताब के रस्मी तौर पर इजरा के लिए ऐलान करता हूँ और सदर मोहतरम और मेहमानान खुसूस से गुजारिश करता हूँ कि वो इस किताब का रस्मी तौर पर इजरा फरमाएं। स्मैक पब्लिकेशन नांदेड़ नया पब्लिकेशन है, लेकिन इख्तिराई नोयत का काम है और बहुत ही जामे इसकी पुरकशिश जो है, तज़ीन है, इसका सरबर्द है।
आइए ना आइए ना साहब के मोबाइल जो है अरे सब आइए ना एक तस्वीर साथ ले लो अमर सर आइए नजर भाई आइए ना नजर भाई आइए ना आइए आप मारूफ भाई थोड़ा आप अंदर का मलिक सर किताब दे दो भाई आप जाएंगे मारूफ साहब आओ आइए भाई आप आ जाइए क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं आइए फिर ये लम्हा बार बार आने वाला नहीं आइए चलिए बहुत बहुत मुबारक हो इब्ने सफी पर इतना कुछ लिखा जा चुका और लिखा जा रहा है। आज जिस किताब का यहाँ इजरा अमल में आया, सीरी अदब का पहला और आखिरी आदमी, इस पर तबसरे के लिए मैं हुसैनी साहब को यहाँ पर दावत देता हूँ कि वो आए और मुख्तसर जो है इस पर तबसरा करें। अरकान माहनामा इक़रा फ़रोग़ उर्दू फॉर्म नांदेड़ और ख़ास जनाब अब्दुल करीम साहब और सैयद मारूफ हुसैनी साहब का कि हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने तकरीब इजरा किताब पर चंद जुमले कहने का मौका फराहम किया। मेरा मौजू मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा और जनाब मिर्ज़ा सुहेल इकराम की मुश्तरका काविश सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी है, जो मैं सर साहब की इजाज़त से पेश करना चाहूँ। ये बात सच है कि इंसान चले जाते हैं लेकिन उनके अल्फाज जिंदा रहते हैं। इब्न सभी चले गए लेकिन हमेशा आलम तसव्वुर में चलते फिरते नजर आएंगे। यूं तो इब्न सभी को गुजरे हुए निस्फ़ सदी हो गई है, लेकिन आपकी किताबों और बेमिसाल तहरीरों ने ऐसा नक्श छोड़ा है जो तादाद में आखिर बाकी रहेगा। इसकी खूबसूरत मिसाल ये है कि बरसा बरस गुजरने के बाद बावजूद अल्फाज के जरिए हम एक दूसरे के राब्ते में हैं। आपको देखना तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं की तहरीरों की बदौलत लिखने लिखाने की जुबूत हासिल हुई। मेरे लिए मज़ीद खुशनसीबी की बात यह है कि इब्न सभी से ना सही उनके जिगरपारों से फेसबुक के जरिए रब्ता हुआ और मुख्तलिफ उनके साथों से गुफ्तगू का मौका भी मिलता रहता है। मिर्ज़ा सुहेल इकराम और तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा की मुश्तरका तस्नीफ सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी हमारे सामने है। ये सियाह हुरूफ और जुमलों से भरी सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि लफ्ज़ों की सूरत में इब्न सभी मरहूम को खूबसूरत ख्याल अक़ीदत दिए और उनके तईं अपने जज्बात एहसासात का बयान या इजहार किया। मेरा मानना है दुनिया में दो किस्म की किताबें होती हैं, एक वो जिनको लिखने के लिए तमाम एहतिमाम और लवाज़िमात बरतने पड़ते हैं, या फिर वो किसी ज़रूरत के तहत मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मुनस्सह शुरूअ पर आती हैं। दूसरी वो जिनके लिए हमें किसी किस्म का कोई एहतिमाम नहीं करना होता
बल्कि वो दिल की तहरीक पर या किसी चीज़, जगह या शख्स से जज्बाती लगाव की बिना पर वजूद में आती है। मिर्ज़ा सुहैब इकराम और तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा की मुश्तरका काबिश शर्क़ी अदब का पहला और आखिरी आदमी मुतज़क्किरा दोनों किस्मों के दरमियान की चीज़ है। इसमें एक खास मकसद ही पोशीदा है और जज्बात की सूरत खुशबू भी शामिल है। मसरूफियत के बावजूद जिंदगी से चल रहे चुरा कर इस खूबसूरत किताब की इशाअत पर हम मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी और मिर्ज़ा सुहैब इकराम साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा के सफरनामे और तनक़ीदी मज़ामीन अक्सर पढ़ने को मिलते रहते हैं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे मरहूम मुसन्निफ़ इब्न सफ़ी पर लिखे गए तबस्सुम नाम के मुख्तलिफ मज़ामीन आज बाकायदा किताब की शक्ल में हमारे सामने हैं। ज़ेर नज़र किताब 391 सफ़हात, 5 अबवाब और कुल 39 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। मज़ामीन 30 मज़ामीन मिर्ज़ा सुहैब इकराम के हैं, इसमें 5 मुतफ़र्रिक़ नावल और एक सीरीज़ का तज्ज़िया शामिल है। अलावा 11 तहरीरें इब्न सफ़ी के किरदारों से मुताल्लिक़ हैं, 3 इब्न सफ़ी की शख्सियत पर और 3 मुतफ़र्रिक़ तहरीरें हैं। किताब का इंतसाब इब्न सफ़ी के प्रस्तावों के नाम करते हुए तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करने के बाद इब्न सफ़ी के फ़र्ज़ेंद अहमद सफ़ी साहब का मुक़दमा किताब की शान बढ़ाता है। दिबाचे में इब्न सफ़ी को पढ़ने से लेकर इब्न सफ़ी पर लिखने तक की सफ़र का बयान है। बाद-ए-आज़म मुहिब्बीन इब्न सफ़ी मशहूर मुसन्निफ़ीन और स्कॉलर्स के तकरीबन 11 तासुरात हैं। इसमें किताब के मुसन्निफ़ीन की कोशिश, मेहनत और मोहब्बत को सराहते हुए किताब का उम्दा जायज़ा लिया गया है। ज़ेर नज़र किताब में जासूसी अदब की तारीख़ पहला मज़मून है, जो जासूसी कहानियों की अक़साम, मग़रिब दुनिया में जासूसी शुरुआत की कुछ मिसालें, जासूसी अदब से जासूसी फिल्मों का सफ़र, हिंदुस्तान में जासूसी और उर्दू में जासूसी अदब के आमल जैसे ज़ैली अनावीन के साथ यूरोपी और बरसग़ीर की जासूसी अदब लिखने वाले अहम मुसन्निफ़ीन का तारुफ़ मां तस्वीर के हमारे सामने रख देता है, जो कि काबिल तारीफ़ है। नस्लों के दुख का रावी एक दिलचस्प तहरीर है। इस उन्वान के तहत इब्न सफ़ी के नावलों में मनफ़िरुल अदा करने वाले किरदार एडलाबा, फ़ुज़ाका और मसामा मशाबा की जोग्राफियाई, समाजी और माशरती सूरत हाल का जायज़ा पेश करते हुए ये और इस जैसे लोग क्यों दिने से लड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं का पस मंज़र बयान किया गया है। अपने अहद के मुनफरिद सियासी और समाजी मुबस्सिर इस मज़मून में इब्न सफ़ी की शख्सियत का एक मुनफरिद व मुमताज़ पहलू सामने आता है कि उन्होंने अपने जासूसी नावलों में आलमी सियासत से लेकर माशरती मसाइल को कुछ इस तरह पेश किया है जिसे पढ़कर क़ारी लम्हा को सोच में डूब जाता है। अपनी तमाम तर खूबियों के साथ इब्न सफ़ी मज़ाह में भी काफ़ी दखील नजर आती है। सच तो ये है कि इब्न सफ़ी ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ एक शायर और मज़ाहनिगार के तौर पर किया था। फनकाराना अंदाज़ तख़लीक़ से खुश मौज़ू पर इस अंदाज़ में कलम उठाते हैं कि क़ारी मबहूत होकर रह जाए। इब्न सफ़ी महज़ एक जासूसी नावल निगार ही नहीं, बल्कि वो पहले एक उम्दा शायर और फिर एक दिलचस्प तर्ज़ व मज़ाहनिगार भी थे, जिसकी झलकियाँ उनकी नावलों में कसरत से देखने को मिलती हैं। इब्न सफ़ी के 3 कलमी रुख, इस मज़मून में इब्न सफ़ी, बहस तबरुल फ़ुरक़ान और असार नाक़ी का चश्मोशाह जायज़ा लिया गया है। फिर इन दो नामों से लिखी गई तमाम तहरीरों की फहरिस्त भी पेश की गई है। तबसरे और तज़किये के उन्वान से इब्न सफ़ी के 5 मुंतखब नावल वबाई एजाम, खौफनाक इमारत, पुरगौल सन्नाटा, खूनी पत्थर और हीरो का फ़रेब, फिर 10 मुंतखब सीरीज़ के दिलचस्प तज़किये शामिल हैं, जिनमें नावलों का तारुफ, समाजी और सियासी पस मंज़र, साइंस फिक्शन, मज़ाह और किरदार निगारी, जासूसी तकनीक और एक्शन पर सियासत गुफ्तगू करते हुए आखिर में नावल का खुलासा भी पेश किया गया है। मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा और जनाब मिर्ज़ा सुहैब इकराम दोनों मुसन्निफ़ीन का अंदाज़ और उसलूब सिले से ना कि खुश्क और सकील अल्फाज से भरा हुआ। किताब शेल्फ में रखने के लिए उठाई थी और रखना ही भूल गए। एक खुशगवार हैरत के साथ साथ सफ़ा दर सफ़ा पढ़ते और आगे बढ़ते रहे। किताब की दवा साफ सुथरी और उम्दा है, तहम सरबराह निहायत बेदाज़ेब है। नज़र पड़ते ही दिल मचले बगैर नहीं रहता और बेसाख्ता दाद मेरे को दिल चाहता है। सरबराह सिर्फ उम्दा ही नहीं, खूबसूरत भी है और इब्न सफ़ी के नाम की तरह अपने अंदर असरार लिए हुए है। इस वजह बहुत मेहनत की गई है और करीब 15 से 16 टाइटल्स रिजेक्ट होने के बाद जो चीज़ सामने आई है तो देखकर महसूस होता है कि हाँ, यकीनन इसको ऐसा ही होना था। उम्मीद है किताब क़ारीन और तालिब इल्मों के लिए कारगर और मुफीद साबित होगी। एक बार फिर से दोनों मुसन्निफ़ीन के लिए मेरे ख्वाहिशात और मुबारकबाद। एसएम हुसैनी साहब, आपके गुफ्तगू का जो फ्लो है लगता था कि और सुना जाए, वक्त की किल्लत है, ये माजरत के आपको हमने मुख्तसर करने के लिए कहा। दोस्तों, हमारे शहर की एक खूबी ये है कि यहाँ पर जो कलमकार आते हैं, जो अदब के कार्यहाय नुमाया अंजाम देने वाले लोग आते हैं, तो हम उनके तहनीत के तौर पर फरोग उर्दू फोरम नांदेड़ की तरफ से उनके लिए सपासनामा मंजूम तौर पर हम उन्हें पेश करते हैं। मोहतरमा तबस्सुम हिजाज़ी साहबा को रस्म इजरा के इस मौके पर फरोग उर्दू फोरम नांदेड़ की जानिब से एक तौसीफ़ी नज़्म जो है यहाँ पर दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सदर मोहतरम और वर्क़ ताज़ा के मुदीर आला मोहतरम वकील तकी
साहब जो है कोई बयान फरमाएं। हाँ, अली सर से जो मजलूम नज़म यहाँ पेश की जा रही है, एक पैगरे शार तबस्सुम हिजाजी है, तहरीक पुरवकार तबस्सुम हिजाजी है, क्या मुनफरिद है लहजा तबस्सुम भी है कमाल, उर्दू की चाहतों की वो तस्वीर बेमिसाल, जिनकी निगारिशात का महवर है पुरजमाल, तनवीर जिंदगी से है महके हुए ख्याल, हर गुल का इंतजार तबस्सुम हिजाजी है, कुछ रंग सा निखार तबस्सुम हिजाजी है, सिर्री अदब नवाज वो इब्ने सफी कमान, सरगर्म महफिलों में कई मशगलों की जान, अहले कलम के बीच तमकता हुआ निशान, वो जिसको देखते हैं अभी कई और वो जिसको देखने हैं अभी और आसमान, तहरीर पुरबहार तबस्सुम हिजाजी है, हर दिल का एतबार तबस्सुम हिजाजी है, जिसके कलम से फूटते हैं रोशनी के रंग, तनकीद हो कि तब सरे चलते हैं संग संग, जीने का जिसकी तौर जुदा मुख्तलिफ है ढंग, रफ्तार जिसकी देख होते हैं सारे दंग, एहसास की पुकार तबस्सुम हिजाजी है, जज्बों की जानकार तबस्सुम हिजाजी है, फिक्र वो अमल में भी वो खूब अंदाज दिलनशी, बेमिसल हर ख्याल है गुफ्तगू हसीन, शादाब पुरबहार हो के किरदार की जमीन, यारब हमेशा खूब चमकती रहे जमीन, असरार जिस दयार तबस्सुम हिजाजी है, उर्दू की जानिसार तबस्सुम हिजाजी सैयद डॉक्टर नूरुल अमीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं, अपने तासुरात आपके सामने रखे। मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद नूरुल अमीन। अस्सलामु अलैकुम। अपने आप को शादाब करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में आदाब करना चाहता हूँ। क्या कहते हजरात, यकीनन किसी भी किताब का रस्म इजरा उसके खालिक, उसके मुसन्निफ के लिए इंतहाई अहम होता है, और अगर वो किताब पहली किताब हो तो इस मौके के जज्बात और एहसासात लफ्ज़ों की गिरफ्त में नहीं आ सकते। फिर उस पर दो आतिशा ये कि वो ऐसी मारूफ और ऐसी मोरिका वाली शख्सियत हो जिसका अवामी ग्राफ न पिछली सदी में था न अगली सदी में रहेगा। अगर वो तख्लीक, वो तारीफ, वो तसनीफ अगर ऐसी अवामी शख्सियत से मंसूब हो तो फिर उसके तो और क्या कहने। आज मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, यकीनन मैं कह रहा हूँ लफ्ज़न खुशी नहीं, मेरे क़ल्ब की माहियत ही जुदा है, क्योंकि मेरा एहसास ये था कि इब्ने सफ़ी को अहले उर्दू ने जिस तरह से दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर साइड लाइन किया है, इस पर बहुत काम होना चाहिए। और जब डॉक्टर इरशाद अहमद खान का हुक्म हुआ कि मुझे सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी इस पर इज़हार ख्याल करना है, इसकी रस्म इजरा में शरीक रहना है, तो मैं कैसे दीवानावार यहाँ नहीं पहुँचता। जब किताब मेरे हाथ में पहुँची हज़रात, तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मैं इब्ने सफ़ी के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तबस्सुम हिजाजी साहिबा और मिर्ज़ा सुहेब इकराम साहब के बारे में ये बात ज़रूर कहूँगा कि हज़रात
एक होता है इश्क, एक होता है प्यार, एक होती है मोहब्बत। सबके अपने अपने माना और सबके अपने अपने मफहूम हैं, लेकिन इश्क जो होता है वो इंतहाई वारफ्तगी का तकाजा करता है, और उसी का मजहर, उसी का शाहिद, उसी का गवाह सिरी अदब का पहला और आखिरी आदमी है। हज़रत इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी किताब है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि ये किताब कलम से नहीं दिल से लिखी गई है। उसकी खास वजह ये है कि आप देखें इसकी जो तलफीज है, इसमें जो जज्बात और एहसासात हैं, ये किसी आम खारी के नहीं है, एक दीवाने के एहसासात हैं। वो महसूसात जो लिखते हुए इन्होंने महसूस किए या पढ़ते हुए इन्होंने महसूस किए, उसको मुश्तहर किया उनके चाहने वालों तक। इब्ने सफ़ी यकीनन उर्दू अदब का या दुनिया की तमाम ज़बानों का इतना पॉपुलर मुसन्निफ है। वो जनरेशन जो 60 की जनरेशन में थी, आप यकीन करिए ये जनरेशन सुनने वाले, जैसे हमने पिछली जनरेशन और इस जनरेशन को भी देखा है, तो आप यकीन करिए जिस वक्त इब्ने सफ़ी लिखते थे उस दौर में नौजवानों की महबूबा सिर्फ इब्ने सफ़ी की किताब होती थी। यकीन मानिए उस महबूबा के लिए उस नस्ल ने क्या क्या नहीं कुर्बानियां दी, क्या क्या नहीं सोबतें बर्दाश्त की, और ज्यादा अच्छी तरह से रोशनी मोहतरम अली वज़ार मोहम्मद तक़ी साहब जानते हैं, क्योंकि इब्ने सफ़ी के शहदा में एक नाम मोहम्मद तक़ी साहब का भी है, उनकी अपनी नस्ल का भी है। मैं इब्ने सफ़ी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत वाज़ेह तौर पे बात करता हूँ, मैंने इब्ने सफ़ी की आज तक कोई पढ़ी नहीं, फिर भी उनका दीवाना। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनकी नस्ल के लोगों ने इब्ने सफ़ी की किताब पढ़ने के लिए, उस दौर में बहुत रिजिड दौर था, जो उनका खालिद था, जो प्योर खालिद था, उसके जो गार्डियन थे, वालिदैन थे, उनको लगता था कि हमारा बेटा इब्ने सफ़ी पागल हो जाएगा, अपनी राह से भटक जाएगा। इस तहफ़्फ़ुज़ के शिकार में वो जब्र करते थे, लेकिन आशिक़े इब्ने सफ़ी अपनी महबूबा के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता था जो शीरीन और लैला के आखिर में मजनू ने बर्दाश्त किया। यकीनन उसी कैफियत का पठान सिरी अदब का पहला और आखिरी आदमी है। मैंने किताब पढ़ी है, मैंने देखा है। अभी एक मुखर्रिर ने कहा, शाहिद जमाल साहब ने कहा, इन्हें मुसन्निफा कहना चाहिए, इन्हें मुसन्निफा नहीं कहना चाहिए, इन्हें तो सिर्फ इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़, इन्हें खूबसूरत नाक़िद कहना चाहिए। वो ऐसा नाक़िद जिसने अपनी पलकों से फूल के बदन से जो शबनम चुनी है और चांद की किरणों में उसे पुरोकर एक खूबसूरत माला बनाई है, जिसका नाम है सिरी अदब का पहला आदमी। बहुत अच्छी तलफीज़ है। मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी वहाँ बैठकर भी बात की कि वो लोग, वो नस्ल जो इब्ने सफ़ी का तारुफ मुकम्मल नहीं जानती है, वो इस किताब को पढ़े तो उनको पता चलेगा कि दीवानगी क्या होती है, तहरीर क्या होती है, और उस तहरीर का दीवानापन अपनी जिंदगी में कैसा जज्ब होता है, मजजूब हो जाता है आदमी। मैं समझता हूँ ये किताब नए नस्ल के लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है, और जिस तनकीदी ज़ाविये और नुक्ते से ये लिखी गई है, एकेडमिकली भी ये बहुत अहम है। और मैं चाहूँगा कि उर्दू अदब के वो लोग जो अब तक उन्होंने इस नस्ल को और आइंदा की नस्ल को महरूम रखा है या महरूम रखने वाले हैं, उस
اس کی تلافی کے لیے اگر پورے BOS یونیورسٹیز اس کتاب کو اپنی ریفرنس کانٹیکس میں شامل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو ابن صفی کے بارے میں سمجھنے کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا ہوگی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں ہی ناقدین کا، تنقید نگاروں کا، کہ جنہوں نے بہت کھل کر بہت واضح لفظوں میں ابن صفی کے ہر زاویے پہ بات کی ہے. حضرات، بہت شکوہ ہے لوگوں کو کہ ہمارے پاس فینٹیسی فکشن کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فینٹیسی فکشن کی کمی ہے، انہوں نے ابن صفی کو نہیں پڑھا ہے. اور اگر آپ یہ شکایت کو دور کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبسم حجازی صاحبہ اور سہیل اکرام صاحب کی مرتب کردہ تحریر کردہ تنقیدی کتاب کو پڑھیں. سری ادب کا پہلا اور آخری آدمی. ان کی یہ ساری باتیں، ساری شکایتیں دور ہوگی. آپ دیکھیے وہ کتاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایک زاویے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. یہاں تک یہ لکھا ہے کہ اس ناول میں، جس ناول کا وہ تذکرہ کر رہی ہیں، اس میں طنز و مزاح کیسا ہے، اس میں سماجی پرسپیکٹیو کیسا ہے، سماجی نظریہ کیسا ہے. تو مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کی رسم اجرا میں شریک ہو کر، اور بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ اقرا جو ماہنامہ ہے اس کا جو ایڈیٹر ہے وہ انتہائی ورسٹائل اور اس کے پاس اپنا ایک ویژن ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تعارف نہیں ہے اطہر بھائی سے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو بھی، اور نئی خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں ان کی اگلی منزلوں کے لیے. میں ایک بار پھر محترمہ تبسم حجازی صاحبہ اور سہیل اکرام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو ادب کے طلباء کے لیے انتہائی قیمتی دستاویز سپرد کی ہے. آپ یقین کریے جیسے جیسے وقت گزرے گا لوگ اس کتاب کی قدر و قیمت پر کھل کر اظہار خیال کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے صرف ایک کام نہیں کیا ہے، انتہائی قیمتی کام کیا ہے. تو میں قلب سلیم سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اطہر صاحب کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کا جو ماہنامہ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. شاعر بے بدل اسرار صاحب ہیں، ڈاکٹر رافع ہیں، ڈاکٹر انیس صاحب ہیں، اور سرپرست ہمارے محمد تقی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، علی وقار ایڈوکیٹ بہاؤالدین صاحب ہیں. یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سرپرستی کے لیے تیار ہیں. اور کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی موڑ پر اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو علی جناب ایڈوکیٹ بہاؤالدین صاحب سے آپ رجوع کریں. آپ دیکھیں میری بات کتنی سچ ہے، آپ کو کسی مشکل میں کوئی مشکل آپ کو نہیں نظر آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرعزم ہیں اور آپ کو ایسے لوگ میسر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے. میری تمام لوگوں کے لیے نیک خواہشات. پھر ایک بار سہ بار آپ تمام کو سری ادب کا پہلا اور آخری آدمی کے لیے ڈھیروں مبارکباد. فروغ اردو فورم کا تہ دل سے شکریہ. بطور خاص ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قیمتی کتاب کی رسم اجرا میں مجھے بلایا. میں آپ تمام کا جنہوں نے مجھے سنا، آپ تمام کا جنہوں نے وہاں سے یہاں تک لانے میں مجھے جو زحمت اٹھائی، ان تمام کا بہت شکریہ. اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تھکنے نہیں دیتا مجھے ضرورتوں کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بولا ہونے نہیں. میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم محمد تقی صاحب سے، سینئر صحافی، مدیر اعلیٰ برق تازہ، یہ دعائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. محترم جناب محمد تقی صاحب. آج کی اس خوبصورت تقریب رسم اجرا کے صدر محترم، ہمارے علاقے کے دکن کے بہت اچھے
दी आउंदा रूबेट मोहम्मद बहाउद्दीन साहब, और ये किताब यहाँ जिसका इज़्ज़ा हुआ है सिर्री अदब का पहला और आखिरी अदब, उसकी मुसन्निफ़ा तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा, और यहाँ तमाम बैठे हुए मेहमान ख़ुसूसी नूरुल अमीन साहब, डॉक्टर इरशाद साहब, अब्दुल मलिक निज़ामी साहब और डॉक्टर अमीर साहब, सामईन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू अदब का एक नया सा तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि शुमाली हिंद के नौजवान फनकार जनूब हिंद के नौजवान फनकारों से मिल रहे हैं। खूबसूरत बहुत यादगार लम्हा है, क्योंकि दक्कन और शुमाली हिंद का अदब से बड़ा ताल्लुक रहा है। और हम जहाँ आज जो प्रोग्राम कर रहा है, इस शहर का नाम है, ये मराठवाड़ा का एक शहर है और मराठवाड़ा का दारुल खुलफा औरंगाबाद है, जिसको दक्कन की पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। तो ये वो इलाका है जहाँ से सारी असनाफ़ सुखन निकली है, उर्दू की सारी असनाफ़ सुखन की जड़ें जो है दक्कन में पैबस्त है। और औरंगाबाद का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वली दक्कनी तो औरंगाबाद से ही शुमाली पहुंचे थे अपना दीवान लेकर, और फिर जिस उर्दू में जिस जबान में वो शेर कह रहे थे, शायर कह रहे थे, तो जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ दिल्ली वालों को लगा कि भाई ये जबान होती है कि उर्दू, इसमें शेर कह जा सकते हैं। तो उनकी तकलीफ में फिर वहाँ पर वो जबान में जो है शेर कहे जाने लगे जो वली दक्कनी की थी। तो वली वहाँ पहुंचे, फिर आपके गुलबर्गा शरीफ हैदराबाद, यहाँ से बड़े बड़े शहर में जो है मसनवी कसीदा गज़ल सारे असनाफ़ सुखन इस इलाके से निकली है और आप तक पहुंची है। फिर बाद में आपने उसको बहुत तरक्की दी शुमाली हिंद ने, उर्दू गज़ल को, उर्दू नस्र को, उर्दू के मुख्तलिफ असनाफ़। तो ये बड़ी खुशी की बात है और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि आप हमको बुलाए, हम आपको बुलाए, तबादला ख्याल हो, ये एक अलग बात है। दूसरी बात कि मैं तबस्सुम हिजाज़ी साहिबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी किताब मिली। मैं अदब का तालिब इल्म हूँ, इसलिए इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ। मैंने पहले कहा कि मैं इब्न सफ़ी की कोई नावल नहीं पढ़ा, नौजवानी में रोमांटिक नावल पढ़ता था, क्योंकि नावल मुख्तलिफ लिखी जाती रही, समाजी नावल, रोमांटिक नावल, मज़हबी नावल, तारीखी नावल, साइंसी नावल। तो हर खारी का अपना एक शौक होता है, जैसा कि मुझे रोमांटिक नावल पढ़ने का शौक होता है, किसी को जो है तारीखी नावल, इसी तरह से किसी को जो है जासूसी नावल पढ़ने का शौक था। और उसमें उस दौर में जब हम नौजवान थे तो उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नावल निगार होगा जिसको इतना ज्यादा पढ़ा गया है जितना कि इब्न सफ़ी से। इब्न सफ़ी की तहरीर की खास बात ये थी कि आप उसको पढ़ते जाइए, जब शुरू करते तो आखिर तक पढ़ते थे। मैं एक मिसाल देता हूँ, जिंदा मिसाल, मेरे बहन भाई साहब, उनको बहुत शौक था नावल पढ़ने का, जासूसी नावल, इब्न सफ़ी को पढ़ते थे, ये चारवाल को भी पढ़ते थे। वो नावल लेकर आते थे और बैठ जाते थे एक कमरे में। अब वो खाने का वक्त हो रहा, कोई प्रोग्राम है, कुछ नहीं, अपना बुला रहे, आने को तैयार नहीं, जब तक वो नावल पूरी खत्म नहीं होती थी उसको छोड़ते नहीं थे। तो ये दोनों कैफियत थी उस दौर में नौजवानों की और भी लोगों की। दूसरी चीज ये कि ये जो तर्ज बयान था इब्न सफ़ी का, बड़ा दिलनशी, दिलकश बयान होता था कि उसको जो है पढ़ने, एक तो वाकया पढ़ने में मजा आता था, दूसरा जबान जो है उसकी चाशनी वो जो है उसको पढ़ने में मजबूर करती थी। और हमने और हम मेरे जैसे और भी जो लिखने वाले हैं, नस्ल में लिखते हैं, फिक्शन में लिखते हैं, उन्होंने उर्दू लिखना, उर्दू सही लिखना, उर्दू खूबसूरत लिखना, उर्दू मीठी लिखना इससे सीखा। तर्ज बयान जो था, अंदाज़ बयान, जबान वो जो है थी, तो ये वजह भी थी कि ये मुस्तनिफ बहुत मशहूर हुआ। अब उसके बाद तीसरी बात ये आती है कि सिर्री अदब का पहला और आखिरी आदमी इब्न सफ़ी। पहला आदमी तो कहा जा सकता है,
लेकिन आखिरी आदमी पर और मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश हो सकती है, मैं तो तालिब इल्म हूं, हो सकती है उसके ऊपर। और ये जो नावल का सिलसिला, हमको दास्तानों की तरफ जाना पड़ेगा। पुराने अहद में दक्कन में दास्तानें लिखी गई, मंजूम दास्तानें भी लिखी गई और नस्र में भी मंजूम मसनवी की शक्ल में लिखी गई। तो ये जो दास्तानें होती थी माँ फाकुल फितरत मुनासिर को लिए हुए, और उस एक ऐसी दुनिया में जो मुसन्निफ घुमाता था, ख्याली दुनिया में, कि आदमी जो बैठे बैठे उड़ के चले जा रहा है, फिर वो किसी जो है शहजादे की जान जो है तोते में हमको मार तो शहजादा मर जाएगा। तो ये सारी जो है बातें जो होती तो दास्तान में बहुत पड़ी जाती थी, दास्तान सुनाई भी जाती थी, दास्तान गो हुआ करते थे। तो ये नावल का सिलसिला दास्तानों से जुड़ता है, और जासूसी नावल में यही इसी तरह के टेक्निक को, इसी तरह के वाक़यात को एक दूसरे रंग में जदीद साइंस के अंदाज में पेश किया इब्न सफी। अब यहाँ पर नूरुल अमीन ने एक बात कही है फैंटेसी फिक्शन की बात। तो फैंटेसी फिक्शन के लिखने वाले पैदा हो चुके हैं, इब्न सफी चले गए, लेकिन उनका जो है उन्होंने अपने कुछ जो है लोगों को यहाँ छोड़ दिया। फैंटेसी में ये होता है, मैंने जो है डॉक्टर रियाज से बात की, मूल है वो बहुत अच्छे नावल निगार अफसाने निगार, और फैंटेसी फिक्शन के वो बेहतरीन जो अथॉरिटी है फिक्शन के लिए अथॉरिटी। तो उनसे मैंने, तो उन्होंने मुझे एक फैंटेसी अफसाना खिलवाया, मैंने पढ़ा तो मुझे भी पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा एक नई चीज मालूम हो रही है, उर्दू फिक्शन में एक नया मोड़, नया इजाद, नई बात। मैंने बात की थी उनसे, तो वो कहानियाँ क्या है, वो कहानियाँ दरअसल भाई एक हमारे आपके जैसा आदमी है, औरत है, उसके बच्चे हैं, वो जा रहे हैं जंगल से, और जाते जाते उनको जो है कोई राक्षस जो है उड़ा के लेके चले जाते हैं, और वो माँ जो है बच्चे के लिए होती है, बच्चे आपको भी लेके चले जाता, कि बच्चों को ढूंढते हुए ये लोग आते हैं, तो राक्षस जंगल में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर वो परेशान करते हैं। तो ये इस तरह उसमें मजा आता पढ़ने में, आदमी पढ़ जाता है, तजस्सुस रहता है ना उसमें, बाकी अब क्या होने वाला, वो बच्चा वापस मिलने वाला है नहीं आपको, तो बहुत अच्छा है। ये इसका एक नया जदीद रूप जो है फिक्शन में वो आया फैंटेसी, लेकिन ज्यादा जो है मशहूर नहीं हुए एक बात। उसके बाद सीरियल, ये किताब, इस किताब में अगरचे कुछ सफ़ा सीरियल अदब के तारुफ के लिए भी मुख्तस किए जाते, तो मेरे जैसे तुलबा के लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद। व्हाट इज सीरियलिज्म? सीरियलिज्म क्या है? ये एक फलसफा है। मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम, आप दिल्ली से है ना, डॉक्टर सादिक साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू रह चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सादिक, उनसे बात की, मैं उनका तालिब इल्म हूं, मेरे लिए भी नहीं, उन्होंने कहा कि ये फलसफा है कि, और इस फलसफे के है क्या है फलसफा? उन्होंने कहा कि भाई जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि वैसी हकीकी शक्ल में दिखाई जा रहे मर्द की, वो औरत की शक्ल में, वो गाय, जब सिरियलिज्म के अंदर आती है ये चीजें, तो वो अपनी असल सूरत के से हट जाती है, शक्ल से हट जाती है, और वो अलग। कुछ कहूं? हाँ बोलिए। सर जो आप कह रहे हैं वो रियलिज्म नहीं है, सर रियलिज्म है जी, जिसको उर्दू में जादुई हकीकत कहते हैं जी, और ये सिर्री असरार से है। ये जासूसी, सिर्री का मतलब जासूसी है, और जो आप कह रहे हैं वो जादुई हकीकत है। हो सकता है, हो सकता है, मुझे जहाँ तक मैंने मालूमात लेने की कोशिश की, तो माफी क्या ये बताया, कोई बात नहीं, उन्होंने ये बताया, और उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ अदब में ही नहीं बल्कि ये जो है मुसव्वरी में भी जो पेंटिंग्स भी इससे बने, और उन्होंने बनाया, उन्होंने मुझे भेजी। तो बहरहाल अगर ये इस पर कुछ आप पेजेस लिख देते तो ज्यादा मुफीद साबित होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है, उस पर बात की जा सकती थी। बहरहाल बहुत अच्छी किताब है, ये किताब नए लिखने वालों के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है। मैं इक़रा के एडिटर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और मोहतरमा जाजी साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यहाँ बुलवाया आपने, इज्जत बख्शी, 2 लफ्ज़ बोलने के लिए कहा, मैं उसका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जिस किताब के ऊपर बात हुई, जिस मुसन्निफ की वजह से इस किताब को लिखा गया, और तबस्सुम हिजाज़ी साहबा ने इब्न सफ़ी को इतना पढ़ा, उनके बारे में इतना इजहार ख्याल किया कि वो आज किताब
तरतीब देने के मरहले से गुजरकर आज हमारे सामने जो है उसके रस्म इजरा यहाँ हुई, तो हमारे लिए और उनके लिए खुशी का मौका है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा से कि वो आपसे रूबरू हो और अपने बारे में, किताब के बारे में इज़हार ख्याल करें। मोहतरम बहाउद्दीन रकीब साहब एंड शुक्रिया महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अतहर कलीम अंसारी के शुक्रिया से करना चाहूँगी। उनकी किताब के आगाज़ से आज इस तकरीब तक उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया और किताब से मुतालिक प्रूफ रीडिंग से तबात और अशात तक तमाम मराहिल में अतहर का भरपूर साथ रहा। और इससे कबल माहनामा इकरा के तवज्जुह से भी हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा और हमारे इस किताब के सफ़र में इकरा का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो इसके लिए इकरा और फरोग़ उर्दू का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम शुरा और मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कदर मुख्तसर वक्त में तरतीब दिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यहाँ तक आए। मेरा ताल्लुक़ मुंबई से है और फ़िलहाल मैं अमेरिका में रहायश पज़ीर हूँ 20 साल से। मेरा शोबा सॉफ्टवेयर का है, लेकिन उर्दू ज़बान से और अदब से रग़बत मुझे वालिदैन के से मिली और पढ़ने का शौक़ 3 दहाइयों से ज़्यादा पुराना है, लेकिन लिखने का आगाज़ सिर्फ चंद साल कबल हुआ। जब सोशल मीडिया ने फासलों को समेटा और हम जैसे समंदर पार रहने वाले अफराद को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ हम दरियाए गैर में बसने वाले उर्दू ज़बान के अदब के हवाले से अपने तजुर्बात को लोगों से शेयर करें, यही मेरे लिखने के नुक्ते का आगाज़ बना, जिसने आगे चलकर एक किताब की शक्ल इख्तियार की जो सदी अदब का पहला और आखिरी आदमी है। ये मोहतरम इब्न सफ़ी को पेश किया गया हमारा खराज अक़ीदत है। इब्न सफ़ी पर बात करूँ तो एक नशिस्त इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि वो नाम है जो क़वाइद उमरी से आज तक मेरे साथ रहा। इब्न सफ़ी एक ऐसा नाम जिससे उर्दू अदब से शग़फ रखने वाला हर इंसान वाक़िफ़ रखता है, भले उसने पढ़ा हो या ना। जासूसी अदब से पहले भी जनाब इब्न सफ़ी ने इसरार नावेद के नाम से शायरी की, तग़ल ख़ान संकी सोजर के नाम से तंज़ मिज़ाह लिखा, लेकिन 1951 में इब्न सफ़ी ने अज़्म के साथ जासूसी नावल लिखने की इब्तिदा की और गोया उर्दू सदी अदब में एक नए बाब की शुरुआत हुई। इब्न सफ़ी ने अपने इस काम को इस आला अंदाज से पायल तकमील तक पहुँचाया कि उर्दू सदी अदब के अव्वल और आखिर कहलाए। उनके बाद भी उर्दू जासूसी अदब में काफ़ी कुछ लिखा गया है, बहुत से मुसन्निफ़ीन को पज़ीराई भी मिलती रही है, बल्कि इब्न सफ़ी के अपने किरदारों पर बहुत से लोगों ने तबाह आज़माई भी की और वक्ती शोहरत भी कमाई। लेकिन इन सब के दौरान इब्न सफ़ी की तहरीरें की खासियत ये रही कि वो आज तक अपने मकाम पर कायम है और 60-70 साल भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जा रही है। ये सवाल अक्सर उठता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बतौर इब्न सफ़ी का कलम इतनी दहाइयों के बाद भी जिंदा है। बतौर कारी अगर मैं सोचूं तो जो चीज़ें मुझे मुतासिर करती हैं उनका अहाता चंद सत्रों या चंद जुमलों में मिनटों में करना मुमकिन नहीं, लेकिन ना ही मैं खुद को इस काबिल समझती हूँ कि एक मुस्तक़िल नशिस्त में इब्न सफ़ी के फ़न पे मुकम्मल रोशनी डाल सकूँ। बस अपनी किताब के हवाले से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। इब्न सफ़ी की तहरीरों के ज़िंदा रहने की वजह सिर्फ ये नहीं कि वो उर्दू सदी अदब के बानी थे, बल्कि उनकी 400 फैली मकबूलियत की वजह उनके कलम की मिज़ाह की बेसाख्तगी, शायराना तख़य्युल, मंज़रकशी, ज़बान की चाशनी है। दूसरी तरफ उनकी आज़ा किरदारनिगारी, जासूसी तकनीक कारी को उनके किरदारों के सहर में मुब्तला करती है और उनके नावल में मौजूद उस दौर के सियासी और माशरती हालात की अक्कासी हम जैसे संजीदा कारियों को दिलचस्प मालूमात फराहम करती है और उनमें मौजूद शुस्ता मिज़ाह एक आम कारी को बार बार पढ़ने को मजबूर करता है। उन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम का जायज़ा इस क़रीबीनी से लिया है कि उनका कारी दुनिया में फैली सियासी, माशरती, लसानी और माशी असीबतों को जानना चाहता है। इब्न सफ़ी ने सिर्फ जासूसी की बुनियाद ही नहीं रखी, बल्कि उसका मेयार का भी तयन किया जिस पर चले बिना आज कोई भी जासूसी नावल निगार बड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने फरीदी का किरदार लिखकर उर्दू अदब का पहला बाकायदा जासूस मुतारिफ करवाया, जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और कारियों को अपना दीवाना बना लिया। ऐसे लाखानी किरदार की तख्लीक के चंद साल बाद ही इब्न सफ़ी ने कारीन को एक और सरप्राइज दिया और खौफनाक इमारत लिखकर जैसे दुनिया अदब की अधूरी इमारत मुकम्मल कर दी। इब्न सफ़ी के कलम का उरूज कर्नल फरीदी जासूसी अदब का पहला आदमी और इब्न सफ़ी ने इब्तिदा
जिससे इब्न सफ़ी ने इब्तिदा की। उस तरह उनके कालम का लाफानी हुस्न अल इमरान था, जो जासूसी अदब का आखिरी आदमी कहा जा सकता है। मुसन्निफ किरदार तराशते हैं। इब्न सफ़ी ने इमरान की सूरत में एक नए अहद को जन्म दिया, जिसके बाद उर्दू जासूसी अदब का आने वाला दौर इमरान के बिना अधूरा ठहरा। लेकिन बात सिर्फ इन मरकज़ी किरदारों की नहीं है। इब्न सफ़ी की तहरीरों में एक तवील लिस्ट है अनवर, रशीदा, कासिम, नीलम, सफदर, जूलिया जैसे किरदारों की, जो मस्बत किरदार हैं और कारीन को मुतासिर करते हैं और दिलों में ज़िंदा हैं। दूसरी तरफ उनके मनफी किरदार संगीत, थ्रीसिया, डॉक्टर नायक, अटलावा, अलामा दहशतनाक, जावेद और लिमनाट जैसे मनफी किरदार हैं जो इंसान को इंसानी नफ्सियात की मुख्तलिफ रंग दिखाते हैं। किरदार निगारी के अलावा इब्न सफ़ी की तहरीरों में मिज़ाह का भी बहुत आला मेयार मिलता है, जिसका माजना उर्दू अदब के किसी भी बड़े और नामवर मिज़ाह निगार से किया जा सकता है। उनके मिज़ाह में ऐसी काट है जो हाल हाल नहीं मिलती है। वक्त और मौके की मुनासिबत से ये बात भी कहना चाहती हूँ, जिसे मेरे साथी मुसन्निफ ने किताब का हिस्सा बनाया है, कि दो अलग अलग अशार से मिज़ाह क्रिएट करने का जो अंदाज है उस सिन्फ के बानी भी इब्न सफ़ी है। अक्सर लोग इस सिन्फ को मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब से मंसूब करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। इस बारे में मेरे साथी मुसन्निफ एक तहकीकी मज़मून लिख चुके हैं। तीसरी चीज़ इब्न सफ़ी के तहरीरों से झाँकते इसरार नावी हैं, जिन्होंने उनके अल्फाज में एक अजीब सी मौसीक़ियत पैदा कर दी थी। इब्न सफ़ी के वैसे तमाम ही रूप मुकम्मल, भरपूर और जानदार हैं, और जिस सिन्फ़ अदब की जानिब बढ़े उन्होंने उसमें कमाल कर दिया। लेकिन जासूसी अदब में दूसरा इब्न सफ़ी तलाश करना मुमकिन ही नहीं है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो कम उम्री से इब्न सफ़ी से मुतारिफ हुए। घर में सभी अफराद पढ़ने लिखने के शौकीन थे और इब्न सफ़ी सबका मुश्तरका शौक रहा। ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए इब्न सफ़ी से ताल्लुक़ मजबूत होता रहा। तालीमी दौर से अमली ज़िंदगी तक इन नावलों को बार बार पढ़ा और हर बार पढ़ी जाने वाली तहरीरों को मुख्तलिफ पहलुओं से जांचा, परखा, कुछ नया सीखा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे जो इब्न सफ़ी तक ज़रा मुश्किल राहों से गुजर कर पहुँचे। इब्न सफ़ी के इंतकाल के बाद से नई सदी की शुरुआत तक बड़े सग़ीर में इब्न सफ़ी के नावलों की दस्तियाबी बहुत मुश्किल थी, और उस दौर में पढ़ने वालों को उर्दू अदब में जो भी मिला जासूसी के नाम पर उसे गनीमत समझ कर कबूल किया। लेकिन सोशल मीडिया ने इस नस्ल को दोबारा इब्न सफ़ी से मुतारिफ करवाया और बाशऊर कारी इब्न सफ़ी का फिर असीर होता चला गया। ऐसे इब्न सफ़ी के एक पुरस्कार मेरे छोटे भाई और राइटर मिर्ज़ा सुहेब इकराम हैं, जिन्होंने इब्न सफ़ी को बड़ी मुश्किल से दरियाफ्त किया। मिर्ज़ा सुहेब इकराम एक उम्दा राइटर हैं, कॉलम्स, कहानियाँ, नावल हर सन्फ में अपना आप मनवा चुके हैं और इब्न सफ़ी के पुरस्कार और नकार भी हैं। हमारी मुलाकात इब्न सफ़ी के हवाले से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई, इब्न सफ़ी फैंस क्लब में, जहाँ पे मैं मौजूद थी और मिर्ज़ा सुहेब नए आए थे। और उन्हीं दिनों एक नया सिलसिला ग्रुप में शुरू किया गया था, जो शायद अदब का एक अपनी नौयत का पहला सिलसिला कहा जा सकता है कि किसी मुसन्निफ को उनके गुजर जाने के बाद क़ारीन पर ज़रूर दी गई। इस इवेंट में बतौर कारी हम शरीक हुए, एक दूसरे पर तनकीद के साथ एहतराम के ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ। फिर फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ सिलसिलों में हमारा लिखना चलता रहा। इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अखबार वगैरह में इब्न सफ़ी में हमारे मज़ामीन लिखे जाते रहे। इसी दौरान एक गुफ्तगू में हमने जासूसी अदब की तारीख को खंगालने का फ़ैसला किया और उस पर काम शुरू किया। जासूसी अदब में हमारा पहला इख्तिलाफ था, लेकिन इससे पहले हमें इस साथ काम करने के लिए जो मौका मिला वो महानामा इकराम में था। इसके लिए हम अतर के शुक्रगुज़ार हैं कि फैज़ नंबर के लिए अतर ने हमसे मज़मून लिखने के लिए कहा। वो पहला मज़मून था जो हमने मुश्तरका लिखा। पहले हमने कोशिश की कि अलग-अलग लिखें, फिर थोड़ी बहस के बाद हमने एक मुश्तरक मज़मून लिखा जो काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद हमने इब्न सफ़ी के रावी लिखा और इस सफ़र के दौरान हमारे जहन में ख्याल आया कि एक मुश्तरका किताब लिखी जाए। किताब लिखते वक्त चंद बातें हमारे जहन में थी, जैसे कि किताब कुछ मुख्तलिफ हो, मुनफरिद हो। वरना इब्न सफ़ी पे बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं, हम इसमें कुछ मुनफरिद करना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि हमारी पूरी कोशिश थी कि तहकीक के म्यार पे हमारी अक़ीदत हावी ना हो। ये कि मुसन्निफ़ से ज़ाती मोहब्बत का ताल्लुक़ अपनी जगह है और तनकीद का म्यार अपनी जगह, और हमने बड़ी कोशिश की कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिखें।
اس کے علاوہ ابن صفی کے اہل خانہ کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ابن صفی کے لاکھوں قارئین کو متاثر نہ کرتے ہوئے یا انہیں ہرٹ نہ کرتے ہوئے ادب کے زیادہ افراد کے سامنے ایک تحقیقی کتاب، تجزیاتی کتاب یا تاثراتی کتاب لانی تھی، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہماری زبان سے کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ چلے۔ ابن صفی کو ان کے چاہنے والے کبھی عمران اور فریدی میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی سرحدات میں منقسم کرتے ہیں۔ میرا تعلق ہندوستان سے ہے، میں خود کو عمران پسند کہنا پسند کرتی ہوں، اس طرح میرے چھوٹے بھائی مرزا سہیل خود کو فریدی پسند کہتے ہیں۔ لیکن اپنی اس واضح پسند اور اختلاف کے بعد جب ہم نے کام آغاز کیا تو ہم دونوں ہی پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو لکھا اس کے ایک دوسرے سے ہم پرفرق مطمئن رہے کہ ہمارے درمیان یہ چیزیں کبھی مسائل نہیں بنی۔ اور ہم نے اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اس کو پڑھ کر جو کچھ بھی سیکھا اسے غیر جانبداری سے اس کا تجزیہ کیا۔ صدی ادب کا پہلا اور آخری آدمی ہمارے ابن صفی کو خراج تحسین بھی ہے، اور یہ بطور قاری ہم پر ان کا قرض تھا، ان کی تحریروں سے جو ہم نے سیکھا، محسوس کیا، اخذ کیا، اسے دنیا کے سامنے لائیں۔ ہم نے اس کتاب میں اپنی ذاتی تجربات، سوچ اور فہم اور فراست سے ابن صفی کو جس قدر سمجھا اور جانا پرکھا اسے بیان کیا۔ ابن صفی صاحب کسی ایک نسل کے مصنف نہیں تھے، اس وجہ سے ان کی حیات کے دوران ان کے بعد آج تک کی ہر نسل ان کی تحریروں سے ہمیشہ ہی کچھ نیا اور انوکھا پاتی ہے، کیونکہ زندہ ادب کی پہلی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ادوار کے بیچ نہیں اٹکتا، بلکہ ہر زمانے کے قاری کو لگتا ہے کہ وہ اسی کے لیے لکھا ہے۔ ابن صفی کے لافانی کردار، ان کے ناولوں کا سیاسی و سماجی پس منظر، لاجواب منظر نگاری، دلفریب کردار نگاری، انسانی نفسیات اور حقیقت سے قریب تر کردار، ان کے لہجے کی تازگی، شیفتگی اور شگفتگی ان کی تحریروں کو کبھی پوشیدہ نہیں ہونے دی۔ ابن صفی صدی ادب کے پہلے اور آخری آدمی کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب پہلی ہو سکتی آخری نہیں۔ ان کو لکھنے، بیان کرنے کو نہ صرف ہمارے پاس بلکہ بہت سے قارئین کے پاس بہت کچھ ہے۔ میں بس اپنی کتاب کے ابتدائی لفظوں سے بات کا اختتام کروں گی کہ ابن صفی کے لکھے یہ 250 ناول صرف جاسوسی ناول ہی نہیں، بلکہ 40 کی دہائی سے لے کر 70 کی دہائی کی سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں سے متعلق یہ خوبصورت دستاویز بھی ہیں، جو آنے والی نسلوں کو گزرے دور کی جھلکیاں بھی دکھاتی ہیں اور لطیف انداز میں ان کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر تبصرہ بھی موجود ہے۔ شکریہ۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترمہ تبسم حجازی صاحبہ کو، جو اپنی کتاب اور اپنے احساس کو لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے سامنے رکھ رہی تھی۔ بار بار ذکر بھی آیا اثر کریم کا اور اقرا کا، تو اس طرح سے اقرا کے لیے جس طرح سے انہوں نے تعاون مانگا ہے، ہمت افزائی کے طور پر آپ کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ کے لیے اقرا کے لیے خصوصی تحفے کا نظم کیا ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تحفے کو قبول فرمائے۔ محترمہ تبسم حجازی صاحبہ، ملک نظامی صاحب، صدر محترم، تمام آپ سے گزارش ہے کہ پیسے ہر نقش ہر سخن کی پہلی پسند اقرا، ہر ایک انجمن کی پہلی پسند اقرا، اہل ہنر کی کاوش ڈیجیٹل ہے ماہ نامہ، معیار و فن کا جس کی ہے معترف زمانہ، کیا خوب ہے ادارت ہر کام عارفانہ، سرخی غضب غضب کی ہر نقش ماہرانہ، ہر کوہ ہر دمن کی پہلی پسند اقرا، ہر حلقہ دکن کی پہلی پسند اقرا، پرچہ یہ خوبصورت صادق کا کارنامہ ہے، سرپرست جس کے نگراں امیر اعلیٰ، جس کا مدیر یارو اطہر کلیم جیسا، بندہ سہیل انجم نائب مدیر اس کا، یعنی چمن چمن کی پہلی پسند اقرا، ہر ساکن وطن کی پہلی پسند اقرا۔ اللہ کرے کیسا ہو۔ پیچھے کھینچ لے، نیکسٹ تھوڑا پیچھے کھینچ۔
کے جاننے والوں کے زندگی میں اثر انداز ہوتے رہے ہیں. کیونکہ میں نے شاعری کی ابتدا ہی حال ہی میں کی ہے، اور جب مجھے اپنے تخلص کے لیے کسی نام کی ضرورت تھی تو غیر محسوس طریقے سے میری پسندیدہ شخصیتیں دو ہیں، ایک ابن صفی اور دوسرے ڈاکٹر اسرار احمد. اتفاق دیکھیے کہ میں نے اپنا تخلص علیم اسرار رکھا. خطبہ صدارت کے لیے میں جناب محترم ایڈوکیٹ بہاؤالدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت السلام علیکم. میں مفہوم اخلاق پر اور اسکالرس کا اس کی موجود میں کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ مبارکباد میں پروفیسر صاحب یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو یہاں موجود لوگ 1960 کے دہے میں نہیں، ان کو اس دہے میں 1962 سے قریب اتنے جامع شبی ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں جیسا کہا گیا تھا معلم ہمارے یا مدرسین بھی اجتناب کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک تفریح کا درکتا ہے، لیکن اس زمانے سے آج تک مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تفریح ادب ہے، جو ادب دل پہ نقش پڑ جائے، جس کی تحریر جو تاثیر ہے اور حسن ہے وہ ادب پیدا ہے. تاثیر اور حسن سے ہی ادب پیدا ہے، اور یہ کسی بھی مصنف کی معیار ہے. یہ اس معیار کو جو اس نسل نے نہیں مانا اس کو آج تک مجھے لیکن آج جب یہاں موجودہ اسکالرس موجود ہیں، میں یہاں پہ موجود پاتا ہوں تو اپنی وہ زندگی 1962 سے صحیح کی اس کو ادا کرتا ہے. میرا سوچنا صحیح تھا، اور اس کو دنیا جو مٹھی میں ہے اسکالرس کی، دنیا جو مٹھی میں ہے اسکالرس کی، اس ان کے سامنے یہ اپنی موجودگی کو باعث فخر کرتا ہوں، باعث فخر انبساط کرتا ہوں. یہ جو سوچنے کا انداز ہے، یہ نئی نسل اس کو پورا کر رہی ہے، یہ نئی نسل اس کو پورا کر رہی ہے. قابل مبارکباد ہے اسکالرس، انہوں نے اس کو تحقیق کیا، تبصرہ کیا، اس کو پڑھا لکھا اور اس کو دنیا کے سامنے یہ نسل ہندوستان کی ہو، کلین سطح کی ہو یا دنیا میں ادب کا کوئی جغرافی ادب نہیں ہے، اس لیے اردو ہندوستانی نہیں بلکہ عالمی ادب کے طور پر اتنا لوہا بنا چکی ہے. لہٰذا یہ جو سلسلہ جاری ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اردو ادب جہاں زمانے میں اردو رہیں گے اور اردو پڑھنے والے رہیں گے، اردو پڑھنے والوں کی ہمت افزائی کریں گے اور اپنے اسلاف جیسے کہ مورخین ہیں، مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، ان کو یاد رکھیں. اس بات کی دلیل ہے یہ نسل اس کا آگے بڑھنے والی ہے. میں یہ انداز کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریر یہ سری ادب کا پہلا آخری ہے اس سلسلے میں میں تو کتاب پڑھا نہیں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سری ادب کا پہلا آخری دوپہر میں تھا کہ سری ادب کیا سر آدم ہے ضمیر کل فقائے زندگی، سر آدم ہے ضمیر کل فقائے زندگی.
लेकिन ये जो उन्होंने डायरेक्ट डाली है ये दुनिया से भी पहला है हम सकते हैं लेकिन आखिर आदमी को ये दुनिया तनकीद जब तक जिंदा रहेगी तब तक अदब और पावर चलेगा तनकीद को काबिल अंदाज में करना है तो अदब भगवान बढ़ा जाएगा ये महान अदब खुला ये महान अदब हमेशा खुला है तनकीद होनी चाहिए लेकिन भाई ये जो नई नस्ल है 60 के दहे में जो नाव करे थे इतिहास से पाकिस्तान में नाव नहीं पड़ा तो मैं ये समझता हूँ कि दर्ज मिजाज की बात तो दर्ज मिजाज अगर उससे 60 वो दर्ज मिजाज उसके हालात के बावजूद मिजाज होता है मिजाज नहीं था तो मिजाज अपने सभी का मिजाज नहीं था वो मिजाज इसलिए मैं ये बात की खुश हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शख्सियत परस्ती का फन परस्ती का किसी आदमी की अकीदत में अंधा लेकिन फन परस्ती लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये जो फन परस्ती है ये दफा होती रहे और महाराष्ट्र जिला जो शहर गुलदस्ता बनिया हैदराबाद और शहर प्रबंध बनिया हैदराबाद के दरमियान मराठवाड़ा के दरमियान जो शहर खड़े हैं वहाँ इस बात की जो एक्टिविटीज है ये कार्रवाइयाँ हैं ये काबिल तफसील है लायक तहसील है लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये खुशकिस्मत है कि नौजवान स्कॉलर्स हमारे मौजूद हैं वो स्कॉलर्स ये तहकीक करने वाले हैं और ये अदब को यकीनन ऊंचाई तक पहुँचाएंगे स्कॉलर्स का ये अदब का जज्बा स्कॉलर बोला जाता है ये स्कॉलर्स दखाल होंगे ये स्कॉलर्स जो है मुहक़्क़िक़ होंगे लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि नूर नावी साहब के भांजे साहब इनमें से भी जो लिखा है उसके जो मेरे ध्यान में था कि उसको अदब पर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता लेकिन मुझे जो वस्तु का मालूमात नहीं है उर्दू में आज़ादी के बाद लिखे जाने वाले नावल बहुत कम लिखा गया फिर भी डॉक्टर एजाज हुसैन उर्दू अदब आज़ादी के बाद और डॉक्टर अली हैदर ने उर्दू नावल सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर सलीम अहमद ने अपनी किताब उर्दू अदब की मुख्तसर तहरीर तारीख इब्न सफ़ी का मुख्तसर जिक्र किया इब्न सफ़ी की फन को सराहने वाली अदबी शख्सियत में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल्ला के नए पेशा बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल्ला प्रोफेसर मजनू गोरखपुरी मोहम्मद हसन अस्करी कलम निगार हसन निसार शायर अब्दुल इस्लाम अमजद सहाफ़ी व अदीब काजी अख्तर जूनागढ़ी सियासी शख्सियत में फील्ड मार्शल अयूब खान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जैसे नाम शामिल है वाज़ेह रहे कि डॉक्टर खान इब्न सफ़ी के हवाले से मुआफ़िक़ अदीब नक्काशी अशरफ के नाम 2009 में अपने एक पैगाम में इस बात का इंकशाफ किया था कि इन दिनों वो डॉक्टर खान बड़ा मैदान नाज़िराबाद कराची रहा करते थे इब्न सफ़ी के नावल्स की इंतज़ार मुताला इब्न सफ़ी के फन का इतराफ़ करने वाली मौलवी शख्सियत में खातून निगार डॉक्टर अगाथा क्रिस्टी और अबू ज़ुबैर के जर्मन स्कॉलर फातुन क्रिस्टीना ऑस्ट्रेलिया ह्यूब्रिट और नॉर्वेजियन प्रोफेसर फिशर शामिल हैं क्रिस्टीना ऑस्ट्रेल ने अपनी सफ़ी की बनकर फन के बारे में कहा था इब्न सफ़ी की जिस बात में सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ वो ये है कि इनके किरदार फरीदी और इब्राहिम कभी किसी औरत की जानी निगाह पर और नहीं जब हम ये पढ़ते तो इब्राहिम और फरीदी अपने आप को फिर समझते कि मैं भी जब मैं भी क्योंकि जो बातें जो वो इस दुनिया में थी मुनफरिद थी ऐसा लगता था कि कोई शख्स ऐसी है जो इंसानी माफूल अगर फरीदी कुत्तों के सामने है तो कुत्तों को कैसे ढेर करते हैं सांप के सामने जाए तो सांप को कैसे ढेर कर सकते तो ये जो शख्सियत थी असल अब तक चिपकी हुई है 68 से लेकर अब तक चिपकी है ये किताब निगारी को ये बोलता है इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी मुझे इब्न सफ़ी का वो सिक्का है जिसे कोल्ड स्टोरेज में 100 साल तक निकल रखा है
तो फिर आप मार्क मिल जाएगा। इनमें से भी जिस बात से सबसे ज्यादा मुतासिर हूँ ये है कि ठेकेदार फरीद इमरान कभी भी किसी औरत ध्यान लगाया है नहीं। इनमें से भी जासूसी नाम की जासूसी अदब में सियासी अदब कैसे है इसमें एक मिशन या बाबूसा मौजूद है, इसलिए समाज तफरीही अदब है। हमारे वाले हमारे टीचर इस कहते थे कि तफरीही अदब है, तफरीही अदब। और ये कहा करते थे कि मुताला करने के लिए हर किस्म की किताबें मुताला की जाए, हर किस्म किसी को चूस लीजिए, किसी को हसन कीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, ऐसा ऐसा हम मैसेज किए थे। लेकिन जो मुताला करने वाले लोग हैं, जो हम मुझसे जो लोग हैं, तो हमेशा उनकी जहालत उनकी उम्र में इजाफा होता है। अभी जो रिसाले के 96 साल की उम्र में उन्होंने हमारा वक्त ही तो हम पर नाड़े जो दौरान है हम जानते हैं कि सबसे बच्चे का दौरा कैसे कर 96 की उम्र, लेकिन वो आदमी एक रोज किसी मुताला करता किसी वजह किसी चाहे क्रिकेट के मुताला को वेबसाइट मुताला या एक किताब रोज पढ़ेगा, एक किताब। हालांकि वो केमिस्ट्री लेक्चरर थे लेकिन कॉमर्स लेक्चरर होते थे। वैसेंकर साहब सुपर बोल के वाला ये नहीं तो नाम बोल वाला ये बशर नवाज वो मुख्तस थे उनके खंड पढ़ने की, वो पढ़ रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल खैर कश्मीरी ने इब्न सफी की यूं कराई तहसीन पेश की। मैंने कभी सफी के नावलों की किताब के दरमियान छुपा कर नहीं रखा। हमारे घर में हम क्या करते हैं, छुपा कर नहीं रखते, छुपा कर नहीं। लेकिन इसका जादू ये बोला कि किताबों की लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें होती हैं यहाँ हमारे शकील लाइब्रेरी रोजाना दुआएं आती हैं एक दरबार। लेकिन ये जो मशगला था एक फैशन था, लेकिन आज ये फैशन अपने जमाने में तो इंटरनेट पर आप बाकी पर्चे निकलने लगे हैं। इंटेलेक्चुअल जैसे सब स्टैंडर्ड बहुत हमारे ज़्यादा थे, लेकिन अब इनमें से कोई तकलीफ की जहन का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई मुझसे पूछता है कि अपने सभी के नाम क्यों पढ़ते हैं, मैं जवाब देता हूँ कि क्योंकि नसबी हमारी नावल निगारों से बेहतर ज़बान लिखते हैं। जब मोहम्मद हसन अस्करी ने शिकायत की कि उन नसर का फन ज़बान वजीर होने से और कोई चीज़ों नहीं लिख रहा है, तो मैंने उन्हें सभी की जासूसी दुनिया का एक नावल पढ़ने को दिया। इसके बाद वो बारहमा पूछते थे कि नया नावल की क्या ये 62 की बात है। हर महीना 2 नावल लिखते थे, इकट्ठा नावल के चक्कर किसी जगह और जो बुक स्टाइल को लोग ले लेके बुक स्टाइल फैशन रहता पढ़ने। जो लोग जैसे साहब हैं जिन्होंने अपने सिर्फ नहीं पढ़ा उनके लिए उम्र में पानी का बॉटल खोल के रख दो, थोड़ा 2 घूंट पीना जरूरी है। पानी चेक कर। उसमें इतना सलीका फरमाते हैं। मैं जानता हूँ हुकूमत ने सजा होने वाली जराइम नहीं हिम्मत-तंगी का कहना है। जुर्म तो सिर्फ वो है जो इंसान जिससे कहता है। ये तर्ज निगाह के शेरंगा शोला आदमी किसी खत बेचैन है मुस्तकबिल में झांकने के लिए। शायद आदमी और जानवर में इतना ही फर्क है, जानवर मुस्तकबिल से बेनियाज होता है और आदमी मुस्तकबिल में भाया है। ये है तर्ज निगाह। महकते महफिज मैं अमूमन बंजर ज़मीन में काश्त करता हूँ, और कुछ नहीं तो कांटेदार पौधे ही उगा लेता हूँ और वो कांटे मेरे लिए खून की बूंदें फराहम कर देते हैं। खतरनाक लाश में से अगर मैं सड़क पर नाचना शुरू कर दूं तो मुझे दीवाना कहोगे, लेकिन लाशों पर नाचने वाले सुरमा कहलाते हैं। ये इन्हें एजाज देते हैं, इनकी छातियां तबों से सजाई जाती हैं। ये अंदाज तहरीर है, ये लिखने वाला है इधर। और जो खारी उसका हुआ खारी को मुस्लिम बनने के लिए जिस सरवा से गुजरना पड़ा, ये उनको खारी को मुस्लिम कैसे बना सकता है, खारी मुस्लिम कैसे बनता है, इसलिए तवील मुलाला उसका सहराई दीवाना जो इबादत आदमी को आदमी नहीं बना सकती, मैं इस इबादत के बारे में राय महफूज करना मजबूर हूँ। हीरो का फरेब दुनिया का कोई वली भी सजा से नहीं बच सकता। कुदरत खुद इसके मुनासिब अंजाम की तरफ
धकेल दिए। अगर ऐसा न हो तो हम तुम एक रात की अपनी छत के नीचे आने को नहीं महसूस करें। जमीन पर फुतने के अलावा कुछ ना देखोगे जहां की खास भाई अगर गिराना शुरू करो तो बर्फ के गुच्छे के नीचे जंगल किया पूरा जादूगर ये सब सवारी जहां की खास यहाँ इस मुल्क में तुम्हारे नाम पर गिरा दे कभी चल में तकलीफ नहीं हो सकती। यहाँ की फिजा में शासन भाषा देना नहीं मिलता तो खुदा के रसूल सिखाई दो मौत की आदि चाहे कोई ज़हीन और तालीम याफ्ता इस मुस्तक़बिल नाकाम में सदन का चुका ऊपर वाले बताया उसकी सारी शख्सियत सब्र की तलखी में डूब जाती है। दुश्मनों का शहर एक परिंदे को सुनहरी कफन में बंद करके दुनिया की नेमतें इसके लिए क्या मुहैया कर दो तो वो क्या परिंदा सो में भाई देगा। ये है निगाह मैं यहाँ इसीलिए समझ रहा हूँ ये जो अदबी ज़राफ़त थी उर्दू के बारे में शहर में रहते हैं जो टूटी है उसको एक लफ्ज़ एरा को आएगा इस मोटी के चारों शौक कर तो दुम के साथ दुम अरबी में एरा ने दम पढ़ लिया दम के साथ मैं कहता दुम ये तो ज़राफ़त है ये इब्न सीरी का कमाल है इब्न सीरी का कमाल बस करो आप एक बार ये चूके इतनी देखिए साहब बोले नहीं अब इसके बाद मंजूर हो जाएगी मैं देता दुनिया जो टीम है इसलिए हिंदुस्तान के नहीं उर्दू अदब दुनिया में और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस ज़माने में भी ऐसे स्कॉलर्स के साथ जवान होने का पानी चाय गरम लेकर आ लो फिर ठंडी हो गई थोड़ा पानी बहुत अच्छा लगा अभी आप से बात फरमा रहे थे सदर मोहतरम को खुतबा सदारत वाकई खुतबा सदारत जैसा था मुफस्सिल और उसके अंदर जो है इब्न सफ़ी की नावलों के हवाले भी थे और आप लोगों के लिए वज़ीराए के कलमात भी थे। लिहाजा हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज एक ऐसे मौके के तहत उनको यहाँ जमा होने का मौका मिला। फरोग़ उर्दू फोरम और माहनामा इक़रा के ज़रिए से स्मैक पब्लिकेशन की ओर से छपी हुई किताब सिदरी अदब का पहला और आखिरी आदमी की तकरीब यहाँ पर इख्तितामी मरहले में है। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर जनाब अब्दुल मजीद निज़ामी साहब शुक्रिया की रस्म को अदा करें। अच्छा मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब की ऐसी ख्वाहिश है कि इस किताब को मोहतरम अज़हरुद्दीन साहब की ख्वाहिश है कि इस किताब को या किसी भी उर्दू की छपने वाली किताब को उसका सही हक ये है कि उसके माली इयानत के साथ उसका खरीदार बना जाए। तो आज चूंकि पहला आज उसी कीमत को तय की जाए और इंशाअल्लाह जो देना चाहते हैं अहबाब उसको जमा कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। कॉलेज में आगे करना चाहिए तय करके बोल दो अभी ले लेंगे अतर साहब बोलेंगे हां वो अतर को बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम इब्न बाउद्दीन साहब, तफी साहब, नूरुल अमीन साहब, इरशाद साहब और दीगर मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर तबस्सुम साहबा का जो बड़ी सहूलतें बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक आए और आज इस किताब का रस्म इजरा यहाँ पर हुआ। मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए इस बज़्म का इस इजलास का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। तीन किताब दीजिए।
मोहतरमा से लो। हाँ, साइन। कॉलेज का नाम मेरे तो फिर विद ऑटोग्राफ के साथ डायरेक्ट उससे भी डायरेक्ट पब्लिकेशन वाला आप लेना चाहिए। अरे दोनों भी कर देना, दोनों की साइन एप्लीकेशन वाले अरे इतनी थोड़ी कम सरदार जी की चाय तस्वीर आप लोगों के साथ बोल दे नहीं तो छोड़ो मेरे मोबाइल में अरे आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, इसलिए आइए ईशा साहब आप भी आओ, एक ऐसा मैं मारू आओ इधर आप क्यों खड़े बैठ जाते इधर सामने देखने का पूरा वाले क्या प्रोग्राम इसमें कोई जरूरत नहीं। मैं क्या चाह रहा था कल मेरे कॉलेज बच्चों के सामने प्रोग्राम ऐसा रखेंगे कि रस्म इजरा की बुक लिखे मुसन्निफ उनकी तहनीत का प्रोग्राम रखा मैं जा सीधे में शराब का हम नहीं अच्छा यहाँ